बेटा ध्यान देंगे, हमारा एडवांस अकाउंट्स का रिवीजन चल रहा है। इसमें कल हमने बेटा पहले पढ़ा था बायबैक, फिर पढ़ा था आईआर, फिर ईसोप पढ़ा था, और बायबैक के साथ अपन ने पढ़ा था इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। ईसोप पढ़ा था, फिर हमने कंसोलिडेशन चालू कर दिया था। कंसोलिडेशन चालू कर दिया था। आज कंसोलिडेशन खत्म कर देंगे अभी, ठीक है। और कंसोलिडेशन के अगर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो मुझे बाद में बता देना, मैं करवा दूंगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कंसोलिडेशन की, ठीक है। चलो ये देखो बेटा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पहले थ्योरी। ग्रुप ऑफ कंपनी होती है, होली ओन सब्सिडरी हो सकती है जिसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं होता है, पार्टली ओन सब्सिडरी होती है जिसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है। कंट्रोल बेटा, होल्डिंग का और सब्सिडरी का जो रिलेशन है वो किसके कारण पैदा होता है? कंट्रोल के कारण। ये जो कंट्रोल चीज है ना, ये आप AS 18 में भी पढ़ोगे, मैंने पढ़ाया है नोट्स में, है ना। तो किस कारण से होल्डिंग बनती है? कंट्रोल के कारण बनती है। तो कंट्रोल कैसे होता है? या तो 1/2 वोटिंग पावर आ जाए, या फिर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करने का पावर आ जाए। कंट्रोल में इन चीजों को एक्सक्लूड कर देते हैं। थ्योरी है ये। CBS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडवांटेज क्या है? सिंगल सोर्स डॉक्यूमेंट, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर मालूम चल जाती है पूरे ग्रुप की, एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी करना है या मतलब उसको होल्ड करना है नहीं करना है, और होल्डिंग कंपनी को मार्केट में इवेल्युएट करने के लिए कंपोनेंट। बेटा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, कंसोलिडेटेड P&L बनाएंगे, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो बनाएंगे और नोट्स बनाएंगे कंसोलिडेटेड। प्रैक्टिकल प्रोसीजर फॉर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। Main concept of CBS: add items not all of standalone balance sheet of holding and subsidiary companies line by line subject to various adjustment below। सारे आइटम्स को हम लाइन बाय लाइन जोड़ेंगे CBS बनाने के लिए, लेकिन हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। वर्किंग नोट में पहला वर्किंग नोट बनता है, रिपीट कर रहा हूं, डेट ऑफ एक्विजिशन, कल भी पढ़ा था। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग किस दिन बनी सब्सिडरी की, वो। फिर स्टेप 2 में डेट ऑफ कंसोलिडेशन, जिस दिन के लिए कंसोलिडेशन बैलेंस शीट बना रहे हो। फिर तीसरा स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ होल्डिंग एंड माइनॉरिटी इफ एनी, माइनॉरिटी हो भी सकता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी, इसमें होल्डिंग का जैसे मान लो 80% है तो माइनॉरिटी कितना होगा? 20। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन सब्सिडरी, मान लो इसमें होल्डिंग 90% है तो माइनॉरिटी कितना होगा? 10। और ये 0 भी हो सकता है और ये 100% भी हो सकता है। स्टेप 4, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। किसके प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं? सब्सिडरी के। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों यहां होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के रिजर्व्स को, प्रॉफिट को अपने हिसाब से प्री एक्विजिशन पीरियड, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट करती है बाय टेकिंग डेट ऑफ एक्विजिशन एज बेस डेट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मेट हमेशा ये रहेगा, पर्टिकुलर, प्री, पोस्ट, टोटल। मान लो P&L अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, इसका टोटल लगाएंगे, टाइम एडजस्टमेंट करेंगे, जो भी नेट है, फिर होल्डिंग में बांट देंगे, माइनॉरिटी में बांट देंगे, टोटल 4 फिगर्स मिलेंगे, कल पढ़ा था अपन ने। यूज प्रपोर्शन ऑफ स्टेप 3 टू गेट शेयर ऑफ होल्डिंग एंड शेयर ऑफ माइनॉरिटी। ये स्टेप 3 में जो प्रपोर्शन निकालें, ये जो स्टेप 3 में जो प्रपोर्शन निकालें उसे यूज करेंगे। ये 4 फिगर मिलेंगे उससे। अब इन 4 फिगर के यूज क्या है? फ्रॉम AOP वी गेट 4 फिगर्स। 1, पोर्शन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट या लॉस ऑफ होल्डिंग, ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा। पोर्शन ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट या लॉस होल्डिंग, ये होल्डिंग के P&L अकाउंट में जाएगा। और 3 और 4 जो होंगे वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चले जाएंगे। स्टेप 5, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। किसी को अपना बनाने की कॉस्ट, अपना बना ले, ऐसा एक गाना आया था, है ना, पिया 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 ओ पिया पिया, है ना, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, ऐसा कोई गाना आया है ना, कोई फिल्म आई होगी अभी। और
रणवीर कपूर है उसमें, रणवीर कपूर जी है, आलिया भट्ट जी हैं, और ऐसी कोई फिल्म आई थी, है ना, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र, है ना, ठीक है। अच्छा भेड़िया है, अच्छा हीरो है अपने वरुण धवन, ये गोविंदा के बेटे हैं, है ना, चलो, है ना, अच्छा चलो चलो। स्टेप 5 बेटा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, किसी को अपना बनाने की कॉस्ट। तो बेटा रूलिंग, रूल क्या है, रूल क्या है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन। किस डेट का निकालते हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन का। फंडा, पर्पस क्या है, होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया कितना, दैट इज उसमें लगाया कितना और उससे मिला कितना। तो इसमें बेटा हम कंपेयर करते हैं, देखो किन चीजों को कंपेयर करते हैं, पहले ये चीज ए, ये उसमें लगाया कितना, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस, फिर उससे मिला कितना। तो इक्विटी पेड अप कैपिटल कितनी मिली, प्रेफरेंस कैपिटल कितनी मिली, इनटू होल्डिंग का जो पोर्शन है स्टेप 3 में। टेक फिगर 1 फ्रॉम एओपी, तो ये आ जाएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या लॉस जो एओपी में निकाला है। तो होल्डिंग ने जो दिया और होल्डिंग को जो मिला सब्सिडरी से, तो ए माइनस बी करेंगे, तो एक पॉजिटिव आंसर आया तो इसका मतलब क्या है, दिया ज्यादा मिला कम, तो कैपिटल लॉस टू होल्डिंग कंपनी, तो इसे गुडविल बोलेंगे। और इफ नेगेटिव आंसर आया तो दिया कम और मिला ज्यादा, तो कैपिटल प्रॉफिट टू होल्डिंग कंपनी, और इसे कहां ले जाएंगे, तो ये गुडविल सीबीएस में चले जाएगी और कैपिटल रिजर्व भी सीबीएस में, कोई एक आएगा नोट, ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व सीबीएस में जाएगा। स्टेप 6 क्या है बेटा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, आउटसाइडर का हिस्सा इन सब्सिडरी रूलिंग। कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट ऑफ कंसोलिडेशन रूलिंग। एमआई ओनली व्हेन सब्सिडरी इज नॉट होली ओन्ड। फंडा, सब्सिडरी में सब कुछ होल्डिंग का नहीं होता, हमेशा दूसरों का भी होता है। हाँ फिर जाएगी ना, फिर माइनॉरिटी में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेड अप कैपिटल होगा, ठीक है। हाँ तो इक्विटी पेड अप शेयर कैपिटल में जो एमआई का पोर्शन है, मान लो ये 0 हुआ, तो ये फिगर क्या हो जाएगा, ये सब भी क्या हो जाएंगे फिर, बस प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल जो माइनॉरिटी के पास है वो इसमें आ जाएगी। अब पढ़ रहे हैं बेटा अपन क्या, एडजस्टमेंट इन सीबीएस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो जो एडजस्टमेंट है ना, वो एओपी रिलेटेड भी हो सकते हैं और एओपी रिलेटेड नहीं भी हो सकते हैं। तो पहले हम वो देख रहे हैं जो नॉट एओपी रिलेटेड है, फिर हम वो देखेंगे जो एओपी रिलेटेड है। पहला एडजस्टमेंट है कॉन्ट्रा आइटम, इंटर कंपनी, इन्हें क्या कर देते हैं बेटा, एलिमिनेट। जैसे एग्जांपल क्या है, लोन, एक के लिए लोन लायबिलिटी है और जिसने दिया उसके लिए एसेट। बिल ऑफ एक्सचेंज, बीआरबीपी, सेल और गुड्स इन क्रेडिट, डिबेंचर इशूड, तो ये हम एलिमिनेट कर देंगे। कोई डाउट है क्या इसमें? और ट्रांजैक्शन अप स्ट्रीम हो सकता है और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, सबसी से होल्डिंग, और डाउन स्ट्रीम क्या, होल्डिंग से सबसी। फिर एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी 2 टाइप की होगी, एक इंटर ग्रुप और एक इंट्रा ग्रुप। तो कौन सी अपन दिखाएंगे, इंटर ग्रुप, सॉरी जो ग्रुप के बाहर है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, अरे ऐसे बोलो एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जो ग्रुप के अंदर की कंटिंजेंट लायबिलिटी, एक दूसरे के प्रति, जो एक दूसरे के प्रति जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है वो हम नहीं दिखाएंगे। और एक्सटर्नल है दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। जैसे देखो मान लो मैं होल्डिंग हो और तुम तीनों मेरी सब्सिडरी कंपनी हो, है ना, तो तीनों तुम मेरी सब्सिडरी कंपनी हो, तो तुम्हारे जो दूसरों के प्रति कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है तो वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाई देगा नीचे। लेकिन तुम्हारी मेरे प्रति अगर कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के फुटनोट में नहीं आएगा। तो contingent liability in respect of transaction between holding and subsidiary company will disappear from the footnote। ये disappear हो जाएगी और ये appear होंगी। अब अपन आते हैं बेटा एडजस्टमेंट नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे प्रैक्टिकल से। और रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ
सब्सिडरी कंपनी, ये भी करेंगे, ठीक है, ये भी करेंगे। ये दोनों एक साथ अपन समझ लेते हैं, ये दोनों समझ लेते हैं। और फिर क्या है, पांचवा बाद में समझेंगे, छठा और सातवां। तो हमारे जो एडजस्टमेंट है इनको हम समझ लेते हैं। चलो इधर देखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, नोट नहीं करना, सिर्फ समझना। ये 1 अप्रैल है, ये 31 मार्च है, ठीक है, पक्का। ये बेटा, अरे भगवान, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 1 जुलाई है, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, ये डेट ऑफ कंसोलिडेशन है। इस दिन बेटा रिजर्व्स में, इस दिन रिजर्व्स में 400 करोड़ है, और इस दिन है बेटा 800 करोड़। कितने करोड़ है? यहां पर एक एबनॉर्मल लॉस हुआ है, यहां पर एक एबनॉर्मल, में नॉर्मल ले रहा हूं, मतलब एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, ये हुआ है ना, ये हुआ है बेटा, एक सेकंड रुकना, 200 करोड़ का, और ये हुआ है बेटा 100 करोड़ का, ठीक है। अब देखो बेटा, अपने को क्या बनाना है, एओपी, क्या बनाना है, एओपी। और एक और चीज, ये जो है ना 1 अप्रैल, इस दिन हमारी जो पीपी है उनकी बुक वैल्यू है 500 करोड़, ठीक है, कितनी है, 500 करोड़। ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान देना, समझना अच्छे से, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है ये। इससे जो आपको आनंद की प्राप्ति होगी उसकी बात ही अलग होगी, ठीक है। इसकी अब फेयर वैल्यू, इसकी अब फेयर वैल्यू हो गई है 800 करोड़। कितने करोड़ हो गई है? 800 करोड़। अब देखो बेटा, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन, इसमें कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी, अदर इन्फो है ना, होल्डिंग ऑफ एच लिमिटेड, मतलब होल्डिंग कंपनी कितने परसेंट, जितना तुम बोलो, 50 से ऊपर बोल दो, जो बोल दो कि वो 70% है। अब बेटा ध्यान दीजिए, हमें इसमें 2 एडजस्टमेंट करने हैं, एक तो एबनॉर्मल गेस और नॉर्मल गेन और लॉस भी है, रिवैल्यूएशन भी है, अभी डेप्रिसिएशन नहीं है रिवैल्यूएशन में, और टाइम एडजस्टमेंट है। क्या है बेटा? टाइम एडजस्टमेंट है। बेटा धीरे धीरे देखो, अभी मैं ये करवा रहा हूं तो मेरे को अभी आने वाले 15-20 मिनट में कंसोलिडेशन खत्म भी करना है, फिर आप बोलोगे ना तो मैं और आपको प्रैक्टिस अलग से करा दूंगा, आप ट्राई करना, कोई डाउट जाएगा मैं बता दूंगा, मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आज हमारा टारगेट है कि हम है ना अमालगमेशन और लिक्विडेशन भी निपटा दें, फिर आपके 2-3 चैप्टर बचेंगे, एक आध सेशन और ले लेंगे, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पढ़ाना ही है, ठीक है। चलो अभी तुम लोग इधर ध्यान दो, इतना नोट किया आप लोग? नोट नहीं किया मतलब इतना देख लिया। अब अपना फॉर्मेट पर आओ। फॉर्मेट क्या है बेटा एओपी का? पर्टिकुलर, प्री, पोस्ट, टोटल। अब देखो पहले तो आइडेंटिफाई कर लो कि इसमें एक तो एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस भी है, और रीवैल्यूएशन ऑफ असेट भी है, ठीक है। तो कैसे होगा ये सॉल्व? सबसे पहले तो हमें यहां पे दिए हैं रिजर्व एंड सरप्लस, अलग अलग भी हो सकते हैं, मैंने यहां पर इकट्ठे ले लिए। बोलो इनमें से कितने करोड़ प्री है ही है? 400, और टोटल कितने हैं बेटा? 800। तो जो 31 मार्च को दिख रहे हैं वो है 800 टोटल, और 400 तो प्री है ही है, तो साल भर में कितने और कमाए? 400। अब बोलो ये 400 पूरे पोस्ट हैं क्या? पूरे पोस्ट नहीं है, पूरे पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो बेटा इतना पक्का है कि हमें इस क्वेश्चन में टाइम एडजस्टमेंट भी लगाना है, लेकिन पहले सीधे टाइम एडजस्टमेंट लगाओगे कि पहले नलीफाई करोगे? नलीफाई करोगे। तो बोलो एबनॉर्मल लॉस क्या हो गया होगा? लेस, और ये क्या हो गया होगा? ऐड। तो इन्हें नलीफाई करते हैं, तो पहले हम इधर से ऐड करेंगे, नलीफाई करेंगे एबनॉर्मल
लॉस को नलीफाई करेंगे। ऐड करो कितना 100 और लेस करो किसे, एबनॉर्मल गेन को। क्यों? अच्छा अभी बोलो एबनॉर्मल लॉस कौन से पीरियड में हुआ है, पोस्ट, और ये कौन से में हुआ है, प्री। लेकिन अभी दोनों को पोस्ट पीरियड में क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने टाइम एडजस्टमेंट नहीं लगाया। इस पूरे पीरियड में हमने कितना कमाया, 400 करोड़, 400 करोड़। अभी टाइम एडजस्टमेंट नहीं लगाया है ना। अच्छा कितने महीने प्री में आ रहे हैं, 3, और इसमें कितने महीने आएंगे फिर, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून 3, ये बीच में आ गया तो ऐसे मत समझना कि ये 6 महीने, ठीक है। चलो तो एबनॉर्मल गेन कितना हुआ, 200, इसे क्या किया, लेस। तो एक्चुअल में बेटा ये तो 400 ही था, नॉर्मल कितना प्रॉफिट कमाया, 300। अब इस 300 पर अपन क्या लगाएंगे, टाइम एडजस्टमेंट। रीवैल्यूएशन बेटा, जो भी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस है वो प्री है, और वो अभी हमने किया नहीं है, तो वो इसमें अभी शामिल हुआ नहीं है, तो हम इसको टाइम एडजस्टमेंट के बाद ही लेंगे, और वो हमेशा प्री में ही होता है ना। हाँ हमेशा प्री में आएगा ना रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। लेकिन रीवैल्यूएशन से जो डेप्रिसिएशन की सेविंग है या डेप्रिसिएशन बढ़ गया है वो पोस्ट में आता है, ठीक है। चलो तो अब मुझे बोलो टाइम एडजस्टमेंट में तो कितना प्रॉफिट है, 300। 300 प्रॉफिट कितने महीने में कमाया, 12। उसमें से प्री कितने महीने का है, 3 महीने का। तो 300 में से 300 को डिवाइड करो 12 इंटू 3, 1/4 निकालो इसका, 75। तो 75 इधर से माइनस कर देंगे और 75 इधर ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 475 और 225। अब वापस बेटा, वापस इस एबनॉर्मल लॉस को जिंदा करेंगे और इस एबनॉर्मल गेन को जिंदा करेंगे। लेकिन एबनॉर्मल गेन को किधर जिंदा करेंगे, प्री में, और इसको किधर करेंगे, पोस्ट में। अभी पहले ये सब किस में एडजस्ट हो गए थे, पोस्ट में। चलो अब एबनॉर्मल लॉस को एक्चुअल में क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को लेस करेंगे। लेकिन कहां से लेस करेंगे, कहां पर अराइज हुआ है वो, पोस्ट में, पोस्ट पीरियड में अराइज हुआ है, तो उसको उसकी सही जगह से लेस कर देंगे, कितना, 100। और एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एबनॉर्मल गेन को ऐड करेंगे, उसकी सही जगह बोलो क्या है, प्री, तो इधर ऐड करेंगे, 200 है, आराम से है ना। और ये लेस होगा और ये क्या होगा, ऐड। चलो अब बोलो टाइम एडजस्टमेंट हो गया और एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लेस का एडजस्टमेंट हो गया। अब आते हैं अपन किस पर, इस पर। कितनी बुक वैल्यू थी इनकी और कितनी हो गई, तो कितना बढ़ गया, 300। तो 300 का प्रॉफिट प्री में आएगा। कौन सा प्रॉफिट है ये, रीवैल्यूएशन। और डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमने नहीं लिया। असेट में ऐड भी होगा ना, वेरी गुड बेटा। चलो अब बोलो बेटा, हाँ 225 में से 100 गया, कितना आया, 125। और ये कितना हो गया, 975। अब ये बेटा 975 किस किस में बटेगा, एच लिमिटेड में और माइनॉरिटी में। रेशियो क्या था, 70 और 30 बांट देंगे तो कितने फिगर आ जाएंगे, 4। और ये चारों फिगर अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। तो बेटा ये एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल प्रॉफिट है, पक्का। चलो ये एडजस्टमेंट पे आते हैं अपन, कॉन्ट्रा हो गया। चलो पहले देखो एडजस्टमेंट नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, एओपी रिलेटेड। Whenever there is any abnormal loss and or abnormal gain, it should be treated in analysis of profit of subsidiary as follows. Step 1. Calculate capital and revenue profit as per information given in question. Step number 2. Nullify abnormal loss or abnormal gain in revenue profit. Revenue profit यानी कौन से profit? Post profit. That is add abnormal gain and deduct abnormal loss and deduct abnormal gain.
देयर आफ्टर स्टेप 3 अप्लाई टाइम एडजस्टमेंट. क्या अप्लाई करोगे? टाइम एडजस्टमेंट. ट्रांसफर ऑफ सम ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम रेवेन्यू टू कैपिटल, मतलब पोस्ट से प्री में. रीइंस्टेट मतलब वापस जिंदा करना एबनॉर्मल लॉस एंड और एबनॉर्मल गेन अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ अकरेंस. डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी. तो बोलो बेटा एडजस्टमेंट नंबर 3 में कोई डाउट है क्या? नाउ इट्स टाइम फॉर एडजस्टमेंट नंबर 4. This time is for adjustment number 4. Okay, let's have a look. है ना? Adjustment number 4. Just listen it. It is very important because I know it will come in exam. है ना? Revaluation of fixed asset of subsidiary company. है ना? Revaluation. हाँ, good afternoon बेटा, good afternoon. इसमें good evening हो गया बेटा अब तो, है ना? तो कुछ होश नहीं रहता, कुछ ख्याल नहीं रहता, सीए एंटर करने वालों को कुछ ध्यान नहीं रहता. एडजस्टमेंट नंबर 4. ठीक है. रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, एओपी रिलेटेड. सबसे पहली बात, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, such fixed asset should be revalued on the date of acquisition of share of subsidiary company. Such revaluation profit or loss will be considered as pre-acquisition profit loss of the subsidiary company capital nature. Calculation of revaluation profit or loss. Revaluation profit or loss. Market value of fixed asset on the date of acquisition of share, मतलब date of acquisition less book value on the date of acquisition. Treatment of analysis of profit of subsidiary company. बेटा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को ऐड कर देंगे कहां पे? कैपिटल प्रॉफिट में, मतलब प्री वाले में. और लॉस है तो इसको लेस कर देंगे कहां से? प्री वाले से. कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन सेविंग ऑन रीवैल्यूएशन लॉस. तो ये जो एडिशनल डेप है या डेप्रिसिएशन सेविंग है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस जो भी है इनटू करो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का जो टाइम है. अगर क्वेश्चन रेट स्पेसिफाई कर रहा है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो ले लेंगे, से थैंक यू, क्योंकि रेट स्पेसिफाई किया. अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन का रेट बैलेंस शीट में जो डेटा गिवन है उससे. और ध्यान रखना ये जो एडिशनल डेप है ये पोस्ट पीरियड का खर्चा है और जो डेप्रिसिएशन की सेविंग है ये पोस्ट पीरियड मतलब पोस्ट पीरियड की इनकम है. तो ये हो गया हमारा, समझ में आया? एक प्रैक्टिकल बता दूं, चलो. एक बालक बोल रहा है प्रैक्टिकल बता दो, चलो इधर लो. बालक का नाम है पाटीदार साहब, मिस्टर पाटीदार है ना, अनीश. चलो यहां ध्यान दो बेटा, ये टाइमलाइन किसकी है? सब्सिडरी की. 1 अप्रैल ये 200 है, 200 करोड़ की एसेट है और ये 180 करोड़ की एसेट है. कितने की है? 180 करोड़. इधर ध्यान दो बेटा, है ना, इधर ध्यान दो अच्छे से. ये क्या है बेटा? डेट ऑफ एक्विजिशन. ये क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन. ठीक है. अब सब लोग इधर ध्यान दो. पहली बात तो इसकी फेयर वैल्यू जो है ना असेट की फेयर वैल्यू वो हो गई है 300 करोड़. तो जो चीज 200 की थी वो अब कितने की हो गई? तो 300 माइनस 200 कितना हुआ बेटा? 100 करोड़ का अपने को रीवैल्यूएशन का क्या हुआ है? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है. इसको क्या करोगे? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में किधर लोगे? प्री में, पोस्ट में? प्री में. इसका कोई टाइम एडजस्टमेंट से ताल्लुका नहीं. अब आते हैं डेप. तो बोलो इस पे साल भर में कितना डेप लगा है? 20. तो 20 डिवाइड बाय 200 तो रेट कितना हो गया डेप का? 10% हुआ ना. तो अब एडिशनल कितना प्रॉफिट बढ़ गया है? तो 100 का 10% कितना होगा? 10 करोड़ तुम्हारा क्या हो जाएगा? एडिशनल डेप. और इसे एओपी में कहां से लेस कर दोगे? पोस्ट में से. हाँ पूरा, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन अपनी इसमें 1 अप्रैल ही है ना, इसलिए. अपना समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ये पक्का? तो दिस इज व्हाट
है ना, दिस इज व्हाट एओपी में कौन सा एडजस्टमेंट, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। नाउ इट्स टाइम फॉर एडजस्टमेंट नंबर 5। कितने एडजस्टमेंट पढ़ लिए अपन ने, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन, कॉन्ट्रा आइटम और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। एंड इट्स टाइम फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन स्टॉक असेट ट्रांसफर्ड बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी। सुन लो, ये अच्छे से देख लो बेटा, सुन लो मेरी बात। ठीक है, अरे मेरे को ऐसे याद थोड़ी है, है ना। चलो एडजस्टमेंट नंबर 5 बेटा, अनरियलाइज प्रॉफिट लॉस ऑन स्टॉक असेट ट्रांसफर्स बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी। बेटा ये ट्रांजैक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू सब्सिडरी, इसे क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। और ट्रांसफर फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी टू पेरेंट, इसे क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बेटा, अप स्ट्रीम बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। सुन लो सब लोग इधर ध्यान देंगे। इसमें बोलो एओपी रिलेटेड कौन सा होगा, एओपी रिलेटेड क्या होगा, ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू सब्सिडरी। क्या ये एओपी रिलेटेड है बेटा, एओपी मतलब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट रिलेटेड है क्या ये, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू सब्सिडरी कंपनी, पेरेंट ने सब्सिडरी को माल बेचा है तो प्रॉफिट किसने कमाया होगा, पेरेंट ने। और हम एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट किसका करते हैं, सब्सिडरी का। तो ये वाला एओपी रिलेटेड नहीं है। लेकिन ट्रांसफर फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी टू पेरेंट, ये अप स्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन है, तो इसमें प्रॉफिट किसने कमाया, सब्सिडरी ने, तो ये एओपी रिलेटेड है। तो पहले अपन करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन, नॉट एओपी रिलेटेड। कैलकुलेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अनरियलाइज्ड लॉस ऑन स्टॉक असेट ट्रांसफर, reduce such unrealized profit from stock asset along with reduction in consolidated P&L account, reverse treatment for unrealized loss. Logic, profit oblique loss earned incurred by holding company, so reduce oblique add from holdings profit. तो ये वाला आ गया डाउन स्ट्रीम वाला। अब बेटा कौन सा है, अप स्ट्रीम, ये एओपी रिलेटेड है। कैलकुलेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अनरियलाइज्ड लॉस ऑन स्टॉक असेट ट्रांसफर, तरीका वही है जो ब्रांच में और जो डिपार्टमेंट में, वही तरीका है। रिड्यूस सच अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक अलोंग विथ रिडक्शन इन एनालिसिस ऑफ, और एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में हमें रिडक्शन करना है। रिवर्स ट्रीटमेंट फॉर अनरियलाइज्ड लॉस, अगर लॉस पे बेची है चीज तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देंगे और लॉस को ऐड कर देंगे। Profit oblique loss earned incurred by subsidiary company, so reduce add from subsidiaries profit। इसलिए ये क्या है बेटा, AOP रिलेटेड है। कौन से, किससे रिलेटेड है, AOP रिलेटेड है। सर समझ में नहीं आया, चलो देख लो। हाँ बता रहा हूं ना, होल्डिंग है, ये एस लिमिटेड है सब्सिडरी, इसने 100 की का माल इसको बेचा था 200 में, है ना, 200 में बेचा था। अब ये माल 80% बचा है, स्टॉक में बचा है, तो 80 से वैल्यू गिराइए, तो 80 से क्या गिराना पड़ेगा, एओपी में प्रॉफिट। अब किधर से गिराएंगे, प्री में से या पोस्ट में से, अरे जो क्वेश्चन में टाइमिंग होगी, जिस टाइम में सेल क्या होगा उसमें से। अगर प्री पीरियड की सेल होगी तो प्री में से माइनस कर देना, पोस्ट पीरियड की होगी तो, और कुछ नहीं दिया हो तो पोस्ट से माइनस कर देना और लिख देना इट इज अज्यूम कि ये पोस्ट में किया। हाँ, टाइम एडजस्टमेंट के पहले नहीं, इसको आपको मतलब ये तो नॉर्मल प्रॉफिट है ना बेटा। अगर टाइम एडजस्टमेंट लग रहा है ना, तो अगर ये पोस्ट पीरियड मतलब प्री पीरियड का या पोस्ट का है तो पहले इसको हटाओगे, नलीफाई करोगे, फिर टाइम एडजस्टमेंट लगा के जहां पर है उधर ले जाना। डिपेंड करेगा सिचुएशन में, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर ये पोस्ट के अंदर कवर हो गया तो पहले इसको हटाओगे, फिर टाइम एडजस्टमेंट लगाओगे, ऐसा करना पड़ेगा। हाँ
ठीक है। हाँ बेटा, टाइम एडजस्टमेंट के पहले जितनी भी एबनॉर्मल चीजें ना उनको सबको एडजस्ट करना है आपको। और ये वैसे नॉर्मल है लेकिन डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या बैठ रही है। ठीक है, पक्का? चलो आगे बढ़े। अब आपका क्या बचा? दो एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 6, बोनस इशू और डिविडेंड, है ना। पहले बोनस इशू पर आ जाते हैं। बोनस भी किससे रिलेटेड है? एओपी। ट्रीटमेंट व्हेन बोनस नॉट जनरलाइज्ड बाय सब्सिडरी, और ट्रीटमेंट व्हेन बोनस जनरलाइज्ड बाय सब्सिडरी। बोनस मतलब क्वेश्चन में है लेकिन इसने एंट्री नहीं बनाई है और ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। तो ट्रीटमेंट व्हेन बोनस नॉट जनरलाइज्ड बाय सब्सिडरी, whenever bonus is declared by subsidiary company and it is not generalized by subsidiary, then effect of bonus issue should be considered in consolidated balance sheet. तो इससे सब्सिडरी के प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? कम, और शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। बोनस हमेशा कहां से माना जाएगा? प्री एक्विजिशन। तो प्री के प्रॉफिट कम हो जाएंगे और कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इससे बोलो गुडविल और गुडविल या कैपिटल रिजर्व, जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ट्रीटमेंट व्हेन बोनस जनरलाइज्ड बाय सब्सिडरी, इफ बोनस हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय सब्सिडरी और जनरलाइज हो गया तो एओपी में इसे पहले क्या करोगे? ऐड करोगे, फिर टाइम क्या अप्लाई करोगे? फिर प्री में से इसको जहां से भी अनाउंस किया, प्री या पोस्ट में से, वहां से वापस क्या कर दोगे? लेस। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कहां से लेस करोगे? प्री से। कॉमन नोट, होल्डिंग रेशियो शुड बी कैलकुलेटेड आफ्टर कंसीडरिंग कॉमन नोट, बोनस शेयर शुड बी कंसीडर्ड इन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल और कैपिटल रिजर्व। चलो अगला क्या है बेटा? एडजस्टमेंट। डिविडेंड। कौन दे रहा है डिविडेंड? सब्सिडरी। तो डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी या तो प्री प्रॉफिट से होगा या इसमें वो कल फिल्म का एग्जांपल दिया था ना, कौन सी मूवी थी? जब प्यार किसी से होता है, तो सलमान खान का बेटा जो था वो प्री था। ठीक है, चलो तो ध्यान दो, इट इज ऑलवेज अज्यूम दैट फाइनल डिविडेंड जो होता है वो कौन से प्रॉफिट से दिया जाता है? तो वो प्री होगा। और इंटरिम डिविडेंड किससे दिया जाता है? करंट, तो रेवेन्यू होगा। फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड इन एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एड बैक डिविडेंड पेड टू प्रॉफिट वेयर इट हैज बीन, तो पोस्ट में एड बैक होगा क्योंकि डिडक्ट वहीं से माना जाएगा जनरली। फिर क्या करेंगे? टाइम एडजस्टमेंट, फिर उसको सही जगह से क्या कर देंगे, है ना, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तो कंसोलिडेटेड और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोलो ये मैं पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ा चुका हूं? कल पढ़ा चुका हूं ना। चलो तो बेटा ये कंसोलिडेशन था जिसका मैंने रिवीजन आपको कराया। अब इसको अच्छे से कर लेना, एक बार अच्छे से कर लेना कंसोलिडेशन को, क्वेश्चन लगा लेना मॉड्यूल के सारे। कोई डाउट जाए तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो बायबैक हो गया, आईआर हो गया, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, बायबैक का ये ईसोप कल अपन ने पूरा किया था, कंसोलिडेशन किया था। अब बेटा मैं अमालगमेशन ऑफ कंपनी चालू करा रहा हूं। ठीक है, क्या चालू करा रहा हूं? अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, कंपनी की शादी। अगेन बेटा इसमें क्वेश्चन बहुत लेंदी है, तो मेरा पहला फोकस है आपको मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से रिपीट करा दूं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में करा रहा हूं, ये रहे नोट्स। एक मिनट रुकना बेटा। बेटा एक मिनट रुकना बस।
चलो अमालगमेशन। अच्छा, कंपनी अमालगमेशन क्यों करती है बेटा? कंपनियों का अमालगमेशन क्यों होता है? कंपनियों की शादी क्यों होती है बेटा? बेटा सिनर्जिक गेन्स के लिए। जब दो शक्तियां टकराती है ना बेटा, हाँ सही है ना बेटा, ही इज राइट। उसके कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बच्चे के? दो लोगों का, चलो बेटा ये रहा आपका अमालगमेशन ऑफ कंपनी, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये हार्डली 30 मिनट में आराम से हो जाएगा। ठीक है, अमालगमेशन ऑफ कंपनी पूरे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है आपको। चलो सारे बच्चे इधर ध्यान दो, अमालगमेशन ऑफ कंपनी खत्म कर ही उठेंगे। चलो देखो बेटा, सबसे पहले अमालगमेशन का मीनिंग समझ लो। देख लो हमें इसमें पढ़ना क्या है बेटा। 4 चीजें पढ़नी है। अमालगमेशन में 4 चीजें होती है, इधर ध्यान दे दो। एक होती है इसकी थ्योरी, जो 5 मिनट में हमारी खत्म हो जाएगी। इधर ध्यान देना, थ्योरी जो 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। फिर होगा पूरा पीसी का कंप्यूटेशन, 4 मेथड है इसकी। फिर हमें बुक्स क्लोज करना है, बेसिक है ये, लेकिन बुक्स क्लोज करने के लिए पीसी जरूरी होता है। फिर बुक्स को क्या करना है, अपने को ओपन करना है। और कितनी मेथड है बेटा इसकी? 2। बेटा वो बंद कर दो, बंद कर दो मुन्ना। ठीक है, हाँ उल्टा कर दो उसको। हाँ हाँ करो 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 जल्दी। नहीं नहीं ऐसे नहीं, उसको बंद करके फोन ही उल्टा कर दो, है ना? जल्दी जल्दी करो। हाँ चलो वेरी गुड, है ना? और बंद कर दो उसको, क्यों फालतू खराब कर रहे हो। चलो तो ये पहले थ्योरी देखते हैं, फिर पीसी पे चर्चा करेंगे। बेटा पीसी सबसे टेक्निकल है। फिर बुक्स को क्लोज करना आसान होता है, तो बुक्स को ओपन करने में 2 मेथड है, एक तो मर्जर है या परचेज है। तो जब परचेज होता है तो परचेज मेथड लगती है, तो मर्जर होता है तो कौन सी मेथड लगती है? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, है ना? चलो पहले अपन आते हैं अमालगमेशन ऑफ कंपनी पे। तो अमालगमेशन ऑफ कंपनी बेटा पूरा कवर कर रहा हूं, पूरा। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन देखते हैं अमालगमेशन। बेटा अमालगमेशन में 2 कंपनी है, मान लो ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। ये दोनों एग्जिस्टिंग कंपनी है और ये इनके शेयर होल्डर है, इक्विटी और प्रेफरेंस। ये दोनों मर रही हैं, दोनों मर रही हैं, और दोनों मर के एक कंपनी बना रही है ए बी लिमिटेड। ये न्यू कंपनी है और ये दोनों एग्जिस्टिंग कंपनी है। इसका बिजनेस यानी असेट लायबिलिटी और इसका बिजनेस यानी असेट लायबिलिटी कहां चले जाएंगे? एबी में। और एबी लिमिटेड बेटा, एबी लिमिटेड इनके शेयर होल्डर को पीसी दे देगी, पीसी शेयर होल्डर को मिलता है। तो डेफिनेशन क्या बनी अमालगमेशन की? वेयर मोर देन वन एग्जिस्टिंग कंपनी कम्स टू एन एंड एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी इज नोन एज अमालगमेशन। जब एक से ज्यादा एग्जिस्टिंग कंपनी मर जाती हैं और एक नई कंपनी पैदा होती है। क्या पैदा होती है? नई कंपनी पैदा होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? अमालगमेशन। क्या बोलते हैं? अमालगमेशन। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मर जाएंगी, ए बी लिमिटेड बनेंगी। ये एक एग्जांपल है। अब अपन समझते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो जो टर्म अमालगमेशन है ना, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी शामिल होता है। क्या भी शामिल होता है? एब्जॉर्प्शन भी शामिल होता है। तो एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल क्या है? देखो, एक कंपनी है एस लिमिटेड, ये एग्जिस्टिंग कंपनी है। एक कंपनी है पी लिमिटेड, ये भी एग्जिस्टिंग कंपनी है।
ये एस लिमिटेड मर रही है बेटा, और इसका बिजनेस यानी असेट और लाइबिलिटी किधर जा रही है, पी लिमिटेड में। और पी लिमिटेड बेटा, पी लिमिटेड इसके शेयर होल्डर्स को क्या दे रही है, पीसी, है ना। पी लिमिटेड इसके शेयर होल्डर को क्या दे रही है, पीसी। तो हम क्या बोलेंगे, एक एग्जिस्टिंग कंपनी ने दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को अपने अंदर मिला लिया, तो जरूरी है मरने वाली कंपनी एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है ना। तो वेयर वन और मोर existing company comes to an end and business of such companies is acquired by another existing company is known as absorption। तो समझ गए absorption। लेकिन ध्यान देना बेटा, इधर कंपनीज का मरना जरूरी है ना, मरना जरूरी है, इधर भी मरना जरूरी है एक कंपनी का, और दूसरी कंपनी में धंधा करना है जाके। फिर आते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या है बेटा, है ना, एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये मर गई और इसकी जो असेट और लायबिलिटी है वो चले गई है एन लिमिटेड में। ये न्यू कंपनी है बेटा, ये क्या है, एकदम न्यू। और ये कंपनी क्या है बेटा, एग्जिस्टिंग है। और ये जो एन लिमिटेड है इसके शेयर होल्डर को क्या दे देगी, पीसी। देखो फर्क क्या है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक कंपनी मर रही है और जो जिंदा हो रही है वो नई कंपनी है। यहां पर ये भी एग्जिस्टिंग है, ये भी एग्जिस्टिंग है, मरने वाली कंपनी भी एग्जिस्टिंग है और जो उन्हें खरीद रही है वो भी एग्जिस्टिंग। इसे बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। और अमालगामेशन में क्या हो रहा है, एक से ज्यादा एग्जिस्टिंग कंपनी मरकर न्यू कंपनी बना रही है, ये है अमालगामेशन। तो चाहे अमालगामेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, हमें ये चारों सीखना है। अब बेटा किसी भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन, जो फुल क्वेश्चन आएगा अमालगामेशन का, उसमें पीसी का कंप्यूटेशन, ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स को क्लोज करना बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी की ओपनिंग करना। ओपनिंग मतलब ओपनिंग जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स बनाना। इनपुट ऑफ क्वेश्चन, तो दोनों कंपनी की बैलेंस शीट दी होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी रिगार्डिंग पीसी एटसेट्रा। अब बेटा हमारे 4 टास्क थे, एक हमने कंप्लीट कर लिया थ्योरी। थ्योरी में कोई डाउट है क्या? अब हम बात करेंगे सिर्फ पीसी पर। पीसी, तो पीसी पर बात करेंगे, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, और इन कॉन्सेप्ट के बेस पर कैलकुलेशन करना हम पूरा पढ़ चुके हैं बेटा, कुछ भी टफ नहीं। चलो पीसी, तो बेटा कंप्यूटेशन ऑफ पीसी, 1 मिनट रुकना बेटा, है ना, कंप्यूटेशन ऑफ पीसी। अब सिर्फ पीसी के बारे में बात करेंगे, पीसी के बारे में बात होगी और पीसी पर चर्चा करेंगे बस। अब थ्योरी को ध्यान में रखना और पीसी पर क्या कहानी है देखो। दिखाई दे रहा है ना आपको? चलो, तो बेटा टास्क 1 है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ पीसी। अप्लाई 14 लगेगा इसमें, S14। पहले पीसी का मीनिंग देख लो। एनी सम इन फॉर्म ऑफ कैश और सिक्योरिटी, कैश बेटा, गिवन बाय अमालगामेटेड अक्वायरिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर टू द इक्विटी एंड प्रेफरेंस ऑफ अमालगामेटिंग या वेंडर कंपनीज नोन एज परचेज कंसीडरेशन। बेटा पीसी सिर्फ किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को, जो दे रहे हैं ना, सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर को जो भी दे रहे हैं बेटा, चाहे कैश दे रहे हैं चाहे कुछ भी दे रहे हैं, वो ही पीसी होगा। देखो अगली लाइन में क्या लिखा है, एनी सम इन फॉर्म ऑफ कैश सिक्योरिटी गिवन इन फेवर ऑफ डिबेंचर अदर लायबिलिटी रियलाइजेशन एक्सपेंस बाय द अमालगामेटेड एक्वायरिंग कंपनी इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीसी। सुनो, मान लो मैं परचेसिंग कंपनी, तुम लोग सेलिंग कंपनी, तो तुम्हारी डिबेंचर होल्डर को मैंने जो कैश बांटा है ना वो पीसी में नहीं आएगा। तुम्हारे रियलाइजेशन एक्सपेंस मैंने दिया ना वो पीसी में, लेकिन तुम्हारे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ भी दिया तो वो पीसी में आएगा। अब अगली चीज है पीसी की मेथड, कंप्यूटेशन की 4 मेथड है। लमसम मेथड में पीसी क्वेश्चन में गिवन होता है। नेट पेमेंट मेथड का फॉर्मेट अपना क्लियर है, 3 का भी है और 4 का भी है। चलो पहले आते हैं लमसम मेथड।
तो अंडर दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन इज गिवन इनटू द क्वेश्चन विच मे बी डिस्चार्ज बाय इशूइंग सिक्योरिटी और थ्रू पेमेंट ऑफ कैश। इसमें नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड कैसे निकालते हैं? अमाउंट ऑफ पीसी डिवाइड बाय इशू प्राइस। दूसरी मेथड है नेट पेमेंट मेथड। अंडर दिस मेथड पीसी क्या होता है? सम ऑफ ऑल थिंग्स पेड पेबल टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ अमालगमेटिंग या वेंडर कंपनी। उनको जो जो दे रहे हैं ना उनकी वैल्यू निकाल के जोड़ दो तो आपका आ जाएगा पीसी। कॉम्प्यूटेशन ऑफ पीसी, इसमें कितने कॉलम बनते हैं? 4। टू मतलब किसको दिया, व्हाट मतलब क्या दिया, वर्किंग और उसका अमाउंट, और इधर फिर बाद में क्या लगा देंगे? टोटल। तो बेटा इसमें देखो इक्विटी शेयर होल्डर को जैसे मान लो हमने इक्विटी शेयर दिया, प्रेफरेंस शेयर दिए या डिबेंचर दिए, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये किसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होंगे? सेलिंग कंपनी के। फिर यहां पर क्या लेंगे? स्वैप। स्वैप रेशियो मतलब अदला बदली का रेशियो, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एंट्री अमाउंट से। अब ये स्वैप रेशियो क्या होता है? नीचे नोट में लिखा है। एंट्री अमाउंट क्या होता है? नीचे नोट में लिखा हुआ है। तो अपन पहले एक बार नोट देख लेते हैं, नोट देख लेते हैं। स्वैप रेशियो मतलब क्या? स्वैप रेशियो मतलब अदला बदली का रेशियो। तो इसमें नंबर ऑफ शेयर न्यू कंपनी के ऊपर होंगे और नंबर ऑफ शेयर ओल्ड कंपनी के नीचे होंगे, है ना। जैसे मान लो ओल्ड कंपनी में 10 लाख शेयर है, 10 लाख इक्विटी शेयर है, और अपन उसके एक शेयर के बदले में अपने 5 शेयर दे रहे हैं। ओल्ड के एक शेयर के बदले में न्यू के कितने शेयर दे रहे हैं? तो इसे डिवाइड करेंगे 1 से और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 से। तो जो भी एंट्री अमाउंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोलो बेटा नेट पेमेंट मेथड में कोई दिक्कत है क्या? बस तुम गलती क्या करोगे? पीसी का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। पीसी सिर्फ किसको देते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर को। किसको देते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर को। पक्का? कोई दिक्कत है क्या? चलो स्वैप रेशियो क्लियर हो गया। नोट 1। बेटा नोट 2 एंट्री अमाउंट। ओ बच्चों ये वाली शीट मैंने शेयर की थी तुम्हें बीच में, याद है? अमालगमेशन 40 है ना? हाँ। तो बेटा फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? जो क्वेश्चन में एंट्री अमाउंट है, या फेयर मार्केट वैल्यू, या इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर जिसको नीचे डिस्कस करेंगे, और कुछ नहीं है तो पेड अप वैल्यू। चलो ये एग्जांपल्स हैं बेटा, ये एग्जांपल्स हैं नेट पेमेंट मेथड के, बेसिक एग्जांपल है। मैंने अभी अमालगमेशन का एएस पढ़ाया था, उसमें डिस्कस किया था, तो देख लेना। चलो स्पेशल नोट। अच्छा बेटा अगर स्वैप रेशियो के कारण फ्रैक्शन अराइज होता है तो कैश में सेटलमेंट करेंगे, लेकिन अगर मार्केट प्राइस दे रखा है शेयर का तो एंट्री अमाउंट में क्या लेंगे? मार्केट प्राइस। कैश भी मार्केट प्राइस के हिसाब से देंगे। तीसरी मेथड कौन सी है बेटा? शेयर एक्सचेंज मेथड। सुन लो मेरी बात, है ना। शेयर एक्सचेंज मेथड बेटा इसमें भी फॉर्मेट बिल्कुल कैसा है? नेट पेमेंट मेथड जैसा, बस स्वैप रेशियो की जगह किसे यूज करेंगे? डीम्ड स्वैप रेशियो। और डीम्ड स्वैप रेशियो ही हमें इंपॉर्टेंटली समझना है ना। बस तो whenever swap ratio is not given into the question but company decided to settle the PC by issuing sufficient number of equity share according to the values of shares of both company, then this method is known as share exchange method. बेटा जब क्वेश्चन में स्वैप रेशियो नहीं दिया और क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी सेटलमेंट करेगी पीसी का वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ बोथ दी कंपनीज, तो हम वहां पे डीम्ड स्वैप रेशियो लगाएंगे। उसको बोलते हैं शेयर की अदला बदली मेथड। इसमें फॉर्मेट बिल्कुल नेट पेमेंट मेथड की तरह ही होगा, बस ये जो वर्किंग का फॉर्मूला है ना, इसमें ये चीज आ जाएगी डीम्ड स्वैप रेशियो। डीम्ड स्वैप रेशियो। अब डीम्ड स्वैप रेशियो क्या होता है तो देखो, डीम्ड स्वैप रेशियो में उल्टा कर देते हैं। वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी ऊपर लेते हैं और वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। स्वैप रेशियो में वैल्यू ले रहे थे या नंबर्स ले रहे थे? नंबर ऑफ शेयर ले रहे थे। यहां पे वैल्यू लेते हैं,
तो वैल्यू ले रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है, ओल्ड कंपनी की वैल्यू निकालनी है और उसके कंपैरिजन में देखना है कि हमें न्यू कंपनी के कितने शेयर इशू करने हैं। अब बेटा फॉर कैलकुलेटिंग स्वैप रेशियो ऑफ शेयर बोथ कंपनी मे बी इन फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव, तो हो सकता है ये ओल्ड कंपनी की आपने मार्केट वैल्यू ली हो और न्यू की भी क्या ली हो, मार्केट वैल्यू, और ओल्ड की मार्केट वैल्यू और न्यू की इंट्रिंसिक वैल्यू, ओल्ड की मार्केट वैल्यू न्यू की पेड अप वैल्यू, ओल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू न्यू की मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू मार्केट वैल्यू, पेड अप वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू, पेड अप वैल्यू पेड अप वैल्यू, ये इतने क्या बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एंट्री अमाउंट क्या हो सकता है, मार्केट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू और पेड अप वैल्यू, ये डिवाइड नहीं करना है आपस में सबको, ऑब्लिक लगा हुआ है। सीक्वेंस ऑफ टेकिंग वैल्यूज, पहले कौन सा प्रेफरेंस देंगे, मार्केट वैल्यू को, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू को, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो पेड अप वैल्यू को। कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या, बुक वैल्यू ऑफ शेयर। पता है इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर आज कंपनी मर गई, लिक्विडेट हो गई, तो हर शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, है ना, आज अगर कंपनी मर गई तो हर शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, तो वो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या होती है बेटा, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है बेटा, ये क्या चल रहा है, वापस इसको वो करो, है ना, हाँ रख दो इसको, हाँ चलो बेटा इधर ध्यान दे दो, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब पता है क्या है, कंपनी एक्चुअल में मर रही है या हम अजम्पशन ले रहे हैं कि मर रही है ना, तो इंट्रिंसिक वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, कंपनी की जितनी एसेट्स है ना उनकी वैल्यू माइनस जितनी उसकी लायबिलिटी है वो माइनस कर दो, तो नेट एसेट अवेलेबल टू क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर, और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, है ना, तो आपकी क्या आ जाएगी बेटा, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। हाँ अगर प्रेफरेंस शेयर है तो वो भी हटेगा, वो नीचे नोट में आ जाएगा, नोट में आ जाएगा, चिंता नहीं करना। नोट, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑल्सो नोन एज नेट एसेट वैल्यू या बुक वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू पर इक्विटी शेयर। ब्रेकअप वैल्यू है बेटा, ब्रेकअप, है ना, ज्यादा बोलोगे ना तो यहां पे पानी की बोतल है ना। चलो बेटा, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर इक्विटी शेयर अज्यूमिंग लिक्विडेशन। कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर इक्विटी शेयर अज्यूमिंग, मानना है, सही में मत मार देना कंपनी को। डोंट टेक लिक्विडेशन एक्सपेंस फॉर कैलकुलेटिंग इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि एक्चुअल में तो लिक्विडेशन हो नहीं रहा है ना। सन्ड्री एसेट मींस ऑल फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, चाहे वो ट्रेडिंग हो या current assets, goodwill, but it does not include fictitious asset like preliminary expense. Sundry liability means all outside liability including, बोलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी क्यों लेस कर देंगे, क्योंकि हम इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, इक्विटी शेयर की। अब आपका डाउट क्लियर हो गया। एंड प्रपोज डिविडेंड देयर ऑफ इफ एनी, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड भी हमारी क्या हो जाती है, आउटसाइड अगर रिकॉर्डेड है तो। नोट 6, फर्स्ट प्रेफरेंस गिव टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट एंड सन्ड्री, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप निकाल रहे तो यहां पर आप पहले कौन सी वैल्यू लोगे, फेयर वैल्यू, और नहीं दिए तो फिर कौन सी लोगे, बुक वैल्यू। तो ये नोट्स बहुत काम के। सेकंड प्रेफरेंस टू बुक वैल्यू। अब आपकी आखिरी मेथड चालू हो रही है किसकी, पीसी की, पीसी की, बस खत्म है अमालगमेशन। पीसी की मेथड 4 मेथड है, मतलब मैं बता रहा हूं बेटा, अगर आपने कंसोलिडेशन के 2-3 बड़े क्वेश्चन कर लिए, अमालगमेशन के 2-3 फुल लेंथ क्वेश्चन कर लिए, आपका सब कवर है। ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंट में एग्जाम्पशन बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। आपका कल 2.5 घंटे का रिवीजन हुआ, आज भी लगभग 2.5 घंटे का होगा, तो आपके 2.5 घंटे में आप मान के चलो 60 मार्क्स 70 मार्क्स का आपका रिवीजन हो जाएगा। 5 घंटे में आप 60-70 मार्क्स कवर कर रहे हो, तो आपको क्या ही चाहिए। बाद में मान लो आपका रिवीजन नहीं हो रहा है, तो यही वीडियो आप वापस 2 बार 2x में देख लेना,
है ना, तो और रिवीजन हो जाएगा। तो बेटा अब समझो ना, समझो मेरी बात, ठीक है। तो नेट एसेट मेथड हो गया, चलो नेट एसेट मेथड हो गया बेटा। दिस मेथड इज रेसिड्यूरी मेथड। कौन सी मेथड है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन कैलकुलेट पीसी बाय दिस मेथड, पीसी बाय दिस मेथड, कंप्यूटेशन ऑफ पीसी। इसमें सन्ड्री एसेट में से क्या माइनस कर देंगे? तो आपका पीसी आ जाएगा। सन्ड्री एसेट में से क्या माइनस कर देंगे? अच्छा, किसकी सन्ड्री एसेट लोगे? सेलिंग कंपनी की या परचेजिंग की? सेलिंग की, हाँ। और लाइबिलिटी भी किसकी? सेलिंग की। नोट्स फॉर दिस मेथड। नोट 1, सन्ड्री एसेट मींस क्या? फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल और इनटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट चाहे ट्रेडिंग हो या नॉन ट्रेडिंग हो, करंट एसेट बट नॉट डज नॉट इंक्लूड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। Sundry liability means all outside liability, but it does not include preference share capital. Give first preference to fair market value और second preference किसको? लेकिन एक बात बोलूं बेटा, इसमें एक चीज होनी चाहिए, sundry asset वही लेंगे जो आपने टेकन की है। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है ना कि ये वाली एसेट नहीं खरीदी है एक्सेप्ट कैश और वो, तो ये आपको ध्यान रखना है। सन्ड्री एसेट्स मतलब वही लेना है जो खरीदी ली है, और लाइबिलिटी भी वही माइनस करना है जो क्या सन्ड्री लाइबिलिटी में रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे क्या? रिजर्व एंड सरप्लस सन्ड्री लाइबिलिटी में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। ये बहुत अच्छा किया आपने। चलो बेटा पीसी खत्म, पीसी खत्म। अब दूसरा टास्क, किसकी बुक्स को क्लोज करना है? किसकी बुक्स को क्लोज करना है? ट्रांसफर कंपनी, सेलिंग कंपनी और अमालगामेटिंग कंपनी। चलो देखो, बुक्स को क्लोज करना है ना, मकसद याद रखना, जीवन का मकसद याद रखना, इसकी बुक्स को क्लोज करना है, मतलब सारे अकाउंट्स को क्या करना है? मारना है। चलो बोलो, बुक्स को क्लोज बेटा। अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दिए अब, तो बुक्स की क्लोजिंग में फेयर वैल्यू को ध्यान में रखोगे या नहीं? बुक वैल्यू पर क्लोज करेंगे बेटा। अनीश कैसा ही बच्चा, कितना ही लापरवाह हो, है ना, कितना ही पढ़ाई कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं, है ना, जो भी जैसा ही बच्चा हो, कितनी खराबी हो उसमें, है ना, कितना ही चरित्र अच्छा हो, है ना, कितना ही वो हो, लेकिन बच्चे कॉन्सेप्ट, मतलब मैं बहुत खुश हूं बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी मैं अपना, मेरा जो डिनर का टाइम हो गया है, तो तुम्हारा ध्यान रखो। इन दो बच्चों को बेटा आज हम, चलो तो जो बच्चे लाइव हैं बेटा, लाइव वाले बच्चे भी, हाँ जो बच्चे लाइव हैं बेटा आगे बढ़े, आगे टास्क 2 चालू करें अपना। जो भी बच्चे लाइव हैं जल्दी से बोलो बेटा, है ना, लिखो आगे बढ़ो। अरे मतलब कोर्स में आगे बढ़ना है ना, गलत क्यों समझ रहे हो, है ना। बढ़े बढ़े आगे बढ़े। यस सर, इसमें वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू बेटा, यू आर सो स्वीट बॉय, यू आर सो, मतलब बेटा ये बच्चा बोलेगा घर वालों को बुलाओ सबसे पहले, तो तारीफ हो रही है। चलो इधर ध्यान सुन लो मेरी बात। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, सेलिंग कंपनी और अमालगामेटिंग कंपनी, इसकी बुक्स को क्या करना है? मारना है। तो बेटा AS 14 इस पे अप्लाई नहीं होता है। Do not apply AS 14 because this AS is relevant for accounting of amalgamation in respect of purchasing company, not for selling company, है ना। ऋषभ राणा आगे बढ़े। ऋषभ बेटा उठवा लेंगे घर से तुमको। टारगेट क्लोजिंग ऑफ बुक्स, है ना, क्लोजिंग ऑफ बुक्स। सो क्लोज अकाउंट एज पर जर्नल प्रैक्टिस बेटा। आयुषी बेटा, सो क्लोज अकाउंट एज पर जर्नल एंट्री। ऑब्जेक्ट क्या है, मकसद क्या है? आर ऑब्जेक्ट इज टू क्लोज ऑल अकाउंट्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी बाय ओपनिंग रियलाइजेशन अकाउंट। अरे रियलाइजेशन की स्पेलिंग तो बेटा फ्रेंच में लिख दी है, ऐसा लग रहा है। रियलाइजेशन बेटा हो जाता है, हो जाता है, गलतियां इंसान से ही होती हैं।
क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन रिक्वायरमेंट बेटा, जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी, रियलाइजेशन अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ पीसी एज वर्किंग नोट होगा. इनपुट रिक्वायर्ड, बैलेंस शीट ऑफ सेलिंग कंपनी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पीसी, असेट एंड लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर, असेट रियलाइज एंड लायबिलिटी सेटल बाय सेलिंग कंपनी. अब बेटा ये स्पेसिमेन जर्नल एंट्री है, ये मकसद है बुक्स को मारना. तो जो असेट्स हैं वो रियलाइजेशन में मर जाएंगी. Close all asset account whether taken or not by purchasing company except cash or bank. अगर कैश और बैंक नहीं लिया है तो इसको मत मार देना रियलाइजेशन में, और फिक्टिशियस असेट को भी मत मारना. क्लोज असेट एट देयर बुक वैल्यू, इग्नोर मार्केट वैल्यू फॉर क्लोजिंग. फॉर क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे. क्लोज ओनली दोज लायबिलिटी विच आर टेकन बाय purchasing company. Provisions are liability, so close these, but do not close reserve and funds like here, like CRR, DRR, GR, CR. Revaluation reserve, P&L account, workman compensation fund, special fund reserve, etc. इनको close नहीं करना है अभी realization में. For realization of asset not taken over by purchasing company, तो bank to realization, क्योंकि asset कहाँ मर गई थी सारी, realization में. For settlement of liability not taken over by purchasing company, तो liability to bank. क्यों? क्योंकि ये realization में मरी नहीं थी. अगर settlement profit पे किया है तो liability to bank to realization. profit कहाँ चले जाएगा? realization. settlement अगर loss पे किया है तो loss किधर जाएगा? realization. For recording of payment of unrecorded liability, तो realization to bank. किसकी बुक्स में अभी अपन? सेलिंग कंपनी की. फॉर अनरिकॉर्डेड, अच्छा ये जो चीज रिपीट कर रहे हो ना, यही सेम तुम्हें पार्टनरशिप में पढ़ना है. किस में पढ़ना है? पार्टनरशिप में. किस में पढ़ना है सर? आज पार्टनरशिप पढ़ेंगे क्या बेटा? देख लेंगे. लिक्विडेशन या पार्टनरशिप कुछ भी उठा लेंगे, उसके भी नोट्स हैं अपने, और तो हाँ देख लेंगे, देख लेंगे जो भी होगा. ऐसा कुछ नहीं है, मन में अपने को कुछ भी नहीं रखनी, शंका नहीं रखनी है ना. और मेरे को एक चीज बहुत सही लगी, मतलब अक्टूबर में अगर तुमने ये दोनों तीनों वीडियो देख लिया 2x या 1.5x में, तो फटाफट रिवीजन हो जाएगा. और ये जो बीच बीच में तुम्हारे कारण मेरे को बकवास करनी पड़े, इसको स्किप कर देना, तुम्हें मालूम भी रहेगा कहाँ कहाँ है ना. ठीक है, स्किप करना है तो उससे कॉन्फिडेंट. लेकिन बात पता है क्या है, मजा तो 3 घंटे का पेपर देने में ही है बेटा. अच्छा एक और बात बेटा, जो जिन बच्चों ने पेपर दिया था ना, तो वो एक बार मेरे साथ बैठ के पेपर अपना डिस्कस कर लेना. हाँ सामने ही सामने कर लेंगे अपन, देख लेंगे प्राइमा फेसी. कल लेकर आते हैं, चेक करते हैं, मतलब सामने बैठ के अपन देख लेंगे क्या क्या गलती है, तो तुम्हें और उससे अनुभव मिल जाएगा. ठीक है, बाकी देख लेते हैं बेटा. मेरे को भी थोड़ा सा ब्रेक जरूरी होता है. फॉर रिकॉर्ड मैं करवा दूंगा, मैंने कभी मना नहीं किया बेटा. फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय, तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी. अपने आप ये किस में एडजस्ट हो जाएगा? पीसी में. तो कोई इसकी अलग से हमें प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड नहीं करना. फॉर रियलाइजेशन ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स, तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू. फॉर अनरिकॉर्डेड असेट टेकन ओवर बाय, कोई एंट्री नहीं बनेगी. फॉर रिकॉर्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड एंड बॉन्ड बाय, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि सेलिंग कंपनी का खर्चा है. पेड बाय सेलिंग कंपनी एंड बॉन्ड बाय परचेजिंग, तो परचेजिंग को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे. लेकिन ये पीसी का पार्ट नहीं होता, ये फोडू नोट है, फोडू नोट या जो भी लिखा है. पेड एंड बॉन्ड बाय परचेजिंग कंपनी, तो सेलिंग कंपनी इसकी कोई भी एंट्री नक्को बनाएंगी. फॉर रिकॉर्डिंग परचेज कंसीडरेशन, तो परचेजिंग कंपनी को डेबिट कर देंगे. क्यों? क्योंकि उससे कंसीडरेशन लेना है, और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे. मुन्ना इधर ध्यान दे दो, 11 नंबर एंट्री. रिसीविंग पीसी, तो पीसी किससे मिलेगा? परचेजिंग कंपनी. पहले उसको क्या किया था? डेबिट. अब उसको क्रेडिट कर देंगे, और जो जो चीजें मिल रही हैं वो सब क्या कर देंगे? डेबिट. पहले इक्विटी शेयर का सेटलमेंट करेंगे, प्रेफरेंस का. तो अगर पार पे सेटलमेंट हो रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. प्रीमियम पे हो रहा है तो लॉस रियलाइजेशन में चले जाएगा. और अगर सॉरी, ये सेटलमेंट की एंट्री, फाइनल सेटलमेंट,
ये ड्यू कर रहे हैं, ये ड्यू कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी। जनरली हम उनको क्या दे देंगे? प्रेफरेंस शेयर। अगर कैश आए तो कैश दे देंगे। फॉर क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन में अगर डेबिट बैलेंस है तो ये किस पे चार्ज कर देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। अगर जीरो बैलेंस है मतलब ये मर गया है, और क्रेडिट बैलेंस है मतलब इसको मारने के लिए डेबिट कर देंगे, और मजा किसको दे देंगे? फॉर मेकिंग ड्यू अमाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर। फिक्टिशियस एसेट मारने के लिए क्रेडिट करेंगे और इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट करेंगे। फॉर मेकिंग लास्ट पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट कर देंगे, और जितनी चीजें बची हुई हैं ये फिक्टिशियस एसेट वापस वो हो गई हैं, तो जो है वो सब उनको दे देंगे। अब बचा क्या बेटा? टास्क 3। क्या बचा? टास्क 3, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, परचेजिंग कंपनी और अमालगामेटेड कंपनी। इस पे कौन सा एस लगेगा बेटा? 14। अब सुनो, इसमें ही गलती करते हैं बच्चे, गलती करते हैं। पहली बात तो टाइप ऑफ अमालगमेशन, कितने टाइप का अमालगमेशन है? 2, मर्जर और, बोलो कब मर्जर कब होता है? 5 की 5 शर्तें पूरी हो जाए, 5 की 5 शर्तें पूरी हो जाए तब होता है मर्जर। 5 की 5 शर्तें पूरी हो जाए, और 5 में से अगर एक भी शर्त पूरी नहीं हुई, 5 में से एक भी या 2 या 3 या 4 या 5 शर्तें पूरी नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा? वो अमालगमेशन इन द परचेज। अच्छा, बुद्धि किस में लगाते हैं हम? बुद्धि किस में लगाते हैं? बुद्धि परचेज में। मतलब बुद्धि लगाते हैं मतलब एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को क्या करती है? खरीद लेती है, और बुद्धि लगा के खरीद रही है, सिलेक्टिव होके खरीद रही है, सिलेक्टिव होके, तो वो परचेज है। तो बिना सिलेक्टिव हुए जो जैसा है उसको वैसा ही अपना लिया, तो वो मर्जर है। अब मुझे बताओ फायदा नुकसान किधर होता है? परचेज में। मर्जर में फायदे नुकसान की बात नहीं करते, सिर्फ एडजस्टमेंट करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है? तो दोनों में लगभग 90% सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंस है। पहले मैं ओरली वो डिफरेंस पूछ लेता हूं। 5 शर्तें किसमें पूरी करनी है? मर्जर में। अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट किसमें खोलना पड़ता है? अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट किसमें खोलना पड़ता है? परचेज मेथड में। क्यों? क्योंकि उसमें हम सिलेक्टिव हो रहे हैं, तो हम उसके रिजर्व्स लेते नहीं है। अच्छा, वो कौन सी मेथड है जिसमें हम उसके रिजर्व एंड सरप्लस भी वैसे के वैसे उठा लेते हैं? मर्जर में। वो कौन सी मेथड है जिसमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व अराइज हो सकता है? परचेज में। वो कौन सी मेथड है जिसमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व अराइज नहीं होता? जो भी एडजस्टमेंट होता है वो जनरल रिजर्व से होता है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। कौन सी मेथड है जिसमें पीसी को पेड अप कैपिटल से कंपेयर करते हैं? पीसी को पेड अप कैपिटल से, मर्जर में। और कौन सी मेथड है जिसमें पीसी को नेट एसेट टेकन ओवर से कंपेयर करते हैं? हो गया, खत्म, अमालगमेशन खत्म। क्लियर है? आप लोग क्लियर है? यू ऑल आर, कॉन्सेप्ट क्लियर है बस। लेकिन बेटा मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, अब आपको एक काम करो, इस महीने में पेपर 1 और पेपर 5, भले पूरे पेपर मत लगाओ, 2-2 घंटे में 50% पेपर सॉल्व कर दो। मेन क्वेश्चन कर लो, जितना कर सकते हो, जितना मन लग रहा हो, गंदे मन से कर लो, है ना? मतलब वो खाना आ गया, ठीक है ना? उसने प्लेट्स दिए क्या? तो मैं आ रहा हूं, और एक पराठा अलग रख देना है बच्चे के लिए, पाटीदार साहब के, बाकी नहीं। अरे ठीक है ना, है ना? ये भर दीजिए। चलो बेटा, तो अपन एक काम करते हैं, कितना बचा है अभी? 6:09 हुआ। ये भी चालू कर देते हैं, फिर अपन देख लेते हैं, है ना? फिर इसके बाद एक नया चैप्टर उठा के खत्म कर देंगे। आपको ये रिवीजन वैल्यू एडेड लग रहा है बेटा? वैल्यू एडेड लग रहा है तो बता दो भाई। नहीं आ तो तुम इसलिए भी रहोगे कि ठीक है भाई आए हैं तो पढ़ लेंगे। चलो, टाइप्स ऑफ अमालगमेशन, 2 टाइप्स। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज।
मर्जर कब होता है बेटा? व्हेन ऑल 5 कंडीशन सेटिस्फाइड, सी बिलो। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगती है इसमें। परचेज कब होता है? व्हेन ऑल और एनी आउट ऑफ 5 कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड, परचेज मेथड। अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, सच्चा प्रेम नहीं, यहां सच्चा प्रेम नहीं है यहां पर, है ना, खटास, ये लिख देते हैं बेटा। कुछ ना कुछ तो रिश्ते में खटास है, रिश्ते में खटास बेटा। ये देखो, ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना जी, कुछ ऐसा नया नहीं है बेटा, अंदाज बदल देता है। ध्यान से सुनिएगा, ये दो लाइनें ध्यान से सुनिएगा। अंदाज बदल देता है बात का मतलब, नहीं तो इस दुनिया में नई बात है ना। चलो, परचेज मेथड बेटा, अरे यही लाइन थी बेवकूफों, अंदाज बदल देता। आ जाओ आ जाओ, आने दो बच्चे को, रोको मत, किसी भी बच्चे को शिक्षा लेने से रोको मत, बुला के लाओ बच्चे को, ठीक है। चलो, अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अच्छा बेटा, ओरली 5 शर्तें बता दो मर्जर की। पहली है सारी एसेट सारी लायबिलिटी, किसकी? सेलिंग कंपनी की। किसको लेना पड़ेगा? परचेजिंग कंपनी को, ये पहली शर्त। दूसरा, सेलिंग कंपनी के कितने इक्विटी शेयर मिनिमम? क्या बेटा कुछ डाउट क्या? हाँ हाँ, अरे सॉरी नहीं, मेरे को लगा पढ़ना है तो आ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो बेटा क्या था अपना? ऑल असेट्स एंड ऑल लायबिलिटी ऑफ सेलिंग कंपनी किधर चली जाएगी? परचेसिंग कंपनी। दूसरी शर्त जनाब, दूसरी शर्त क्या है? सेलिंग कंपनी के 90% इक्विटी शेयर होल्डर तैयार होने चाहिए, शादी के लिए तैयार होने चाहिए, परिवार के लगभग मेन सदस्य, ठीक है, तभी वो पवित्र रिश्ता कहलाएगा बेटा, पवित्र पाक रिश्ता, है ना। तीसरा है बेटा, तीसरा जो इक्विटी शेयर होल्डर आएंगे सेलिंग कंपनी के, उनके स्वागत में बेटा, बारात का स्वागत सिर्फ किससे होगा? इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया जाएगा? इक्विटी शेयर दिया जाएगा पीसी में। चौथी शर्त, सेलिंग कंपनी अगर बीड़ी बेचती थी तो परचेजिंग कंपनी को भी क्या बेचना पड़ेगा? बीड़ी बेचना पड़ेगा। पांचवी शर्त, सेलिंग कंपनी की बुक वैल्यूज के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, एक्सेप्ट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ओके ओके ओके। चलो बेटा, परचेज मेथड में हमने स्पेसिमेन जर्नल एंट्री क्या क्या बनानी? ऑन एग्रीमेंट डेट झोला खरीदा तो बीपी अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, किससे? पीसी से। फिर झोले को क्या करेंगे? खाली करेंगे। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो किधर आएगा? गुडविल और कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। और इधर बेटा पहला प्रेफरेंस असेट्स को किस पे रिकॉर्ड करेंगे? फेयर वैल्यू, और नहीं है तो फिर बुक वैल्यू। डिवाइड मत कर देना आपस में। और इधर एक सेकेंड, ये गलत हो गया, ये फेयर वैल्यू नहीं आएगा, इधर किसका अमाउंट आएगा? पीसी का अमाउंट आएगा। डेबिट द ओनली असेट टेकन ओवर, क्रेडिट द ओनली आउटसाइड लायबिलिटी टेकन ओवर, नॉट एनी रिजर्व एंड फंड। गुडविल कब आती है? जब पीसी ज्यादा दिया हो नेट असेट टेकन से, तो पीसी कम है नेट असेट है तो कैपिटल ले जाए। फिर ऑन पेमेंट डेट, किसकी पेमेंट करेंगे? पीसी की। तो लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट पीसी से, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, ये सब क्रेडिट हो जाएंगे। फॉर पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ वेंडर कंपनी, तो अगर ऊपर गुडविल डेबिट हुई है तो यहां गुडविल होगी, और कैपिटल रिजर्व है तो यहां कैपिटल रिजर्व होगा टू बैंक। कभी 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 उनके स्टैट्यूटरी रिजर्व को हमें क्या करना पड़ता है? तो अमाल्गमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी। अच्छा, ये जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है ये बैलेंस शीट में अब कहां दिखाई देगा? और ये कहां दिखाई देगा? एज अ नेगेटिव इन रिजर्व एंड सरप्लस। ये क्लियर है? ये कौन सी मेथड है? परचेज। कौन सी है? अब कौन सी मेथड है? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में भी, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कब लगेगी? जब पांचों कंडीशन क्या होगी? लेकिन सुन लो,
उसमें भी बोलो ये वाली एंट्री बनती है नहीं बनती? बनती है, ये वाली एंट्री बनती है, लेकिन इसमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं आता। जो भी होता है किससे एडजस्ट होता है? जनरल। लेकिन सुनो, पहले ये एंट्री बनाओगे या वर्किंग नोट में कंपेयर करोगे? किसको कंपेयर करोगे? पीसी को पेड अप शेयर कैपिटल से। किसकी पेड अप शेयर कैपिटल से? सेलिंग कंपनी की। फिर एडजस्टमेंट करना, सीधे मत करना। जर्नल रिजर्व इधर बैलेंसिंग फिगर में सीधे नहीं आएगा। फिर पेमेंट की यही एंट्री होगी, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किए तो वो गुडविल कैपिटल रिजर्व की जगह किस में डेबिट होंगे? जनरल रिजर्व में। और स्टैट्यूटरी रिजर्व का कोई फंडा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम उसके ऑलरेडी सारे रिजर्व्स यहाँ पे झोले में साथ में ले लेंगे। तो करके बताऊं क्या इसकी एंट्री अलग से? तो ये किसकी कहानी है बेटा? तुम्हारे अमाल्गामेशन की। किसकी कहानी है? अमाल्गामेशन की। पक्का? एक आध क्वेश्चन देख ले कोई अमाल्गामेशन का, बड़ा है ना? क्वेश्चन देख लेते हैं तो एक अपने को रिवीजन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन देखते हैं अपन ब्रेक के बाद। किसके बाद देखते हैं? ब्रेक के बाद। फिर सुनो, ब्रेक के बाद अपन क्वेश्चन देख लेंगे, है ना? फिर कोई भी नया चैप्टर चालू कर देंगे। अच्छा, अभी कौन कौन से चैप्टर बच रहे हैं अगर देखें तो? लिक्विडेशन, पार्टनरशिप, बैंकिंग, एनबीएफसी। अरे ये तो बैंकिंग और एएस, तो 5 बचेंगे। 5 हो गए, 5 बचेंगे, मतलब आधा कवर कर लिया अपन। तो आज बेटा ये लिक्विडेशन तो हो ही जाएगा, लिक्विडेशन या पार्टनरशिप में से भी कोई सा। तो बैंकिंग कर लिया तो एनबीएफसी भी हो जाएगा। बैंकिंग में कहने को कितनी यूनिट है? 6, लेकिन कुछ ऐसा दम नहीं है बेटा उसमें, दम नहीं है उसमें। और एएस तो मैंने अभी पढ़ा है, एएस तो अभी पढ़ा है, लेकिन मैं एएस कराऊंगा, मना नहीं कर रहा हूं मैं, एएस भी करा दूंगा मैं, ठीक है ना? एएस भी करा दूंगा, लेकिन एएस के क्वेश्चन ज्यादा करने अपने को। क्या करने? क्वेश्चन करने। अच्छा, एक और बात बेटा, एएस 3 एएस बचे थे, 2 अपलोड हो गए, एक और अपलोड होना है लीजिंग वाला। अभी ये रिवीजन चल रहा है ना, तो मेरे को मात्र 15-20 मिनट या आधे घंटे की रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है? बीच में पावर कट हो गया था तो वो रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दी थी लेकिन हो नहीं पाई थी, बस वो और रिकॉर्डिंग करनी है थोड़ी सी, तो वो भी अपलोड हो जाएगा। तो ऐसे कोर्स। अच्छा, एक और चीज है, जैसे ये तो अपन ने पूरा कवर किया 10 चैप्टर ग्रुप 2 के। उधर अकाउंट 1 में कुछ थ्योरी चैप्टर है, जैसे पहला चैप्टर है बेसिक थ्योरी वगैरह, तो वो भी मैं करवाऊं कि देख लोगे? एक बार देख लोगे? एएस के क्वेश्चन तो मैं बेटा ग्रुप 1 में तो तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा ही चुका हूं, और एमटीपी आरटीपी के भी क्वेश्चन अपन ने किए थे। ग्रुप 1 में अपन ने सारे एएस के क्वेश्चन किए, ग्रुप 2 में देख लेंगे अपन, घबराना नहीं, ठीक है? चलिए, तो ब्रेक है बेटा, अभी ब्रेक है 10 से 15 मिनट का। जैसी क्लास रिज्यूम होगी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एक ब्रेक है ना, ब्रेक आप भी ले लो बेटा। अमाल्गमेशन का कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज करा दिया बच्चों। इसका एक आध कोई बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें क्लियरिटी हो जाए। चलो बेटा, अमाल्गमेशन का कोई सा भी क्वेश्चन उठा के लगा लेते हैं। फटाफट करना है, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करना है, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन 11 देख लेते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 11 बेटा, इलस्ट्रेशन 11 निकाल लो। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू कंपनी हरी लिमिटेड, वायु लिमिटेड, ये है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस,
लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल, पीपी, इंटेंजिबल असेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। बेटा ये इनकी कैपिटल का ब्रेकअप है, 10 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 1 लाख। ये रिजर्व सिर्फ जनरल रिजर्व है, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड है लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। ये आउटसाइड लाइबिलिटी होती है बेटा, कौन सी होती है? पीपी भी दे रखी है और गुडविल है दोनों की, बुक वैल्यू। हरी लिमिटेड एब्जॉर्ब्स वायु लिमिटेड, हरी ने वायु को ले लिया ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 10% preference shareholder are to be paid at 10% premium by issuing 9% preference share of हरी लिमिटेड। तो पहली बात तो कौन सी मेथड लग रही है? नेट पेमेंट मेथड। पीसी किससे कैलकुलेट होगा? गुडविल ऑफ वायु लिमिटेड इज वैल्यूड 50,000 एंड बिल्डिंग आर वैल्यूड एंड मशीनरी 160। Inventory to be taken over by 10% less value and provision for doubtful debts to be created. Equity shareholder of Vayu Limited will be issued necessary equity share 5%. तो बेटा ये जो पीसी यहां पर है भी हो गया नेट असेट मेथड वाला। कौन सा वाला? Prepare necessary ledger account to close the books of Vayu Limited and to show the acquisition entry in books of Hari. ऑल्सो ड्राफ्ट द बैलेंस शीट आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो पहले तो बोलो ये मेथड कौन सी लगेगी इसमें? परचेज मेथड। पीसी कैलकुलेट करें पहले। तो ये वाला जो पीसी है ये नेट पेमेंट मेथड और ये वाला कौन सा है बेटा? है ना, इस पे नेट एसेट मेथड लगेगी। मैं सीधे सॉल्यूशन पर आ रहा हूं ताकि हमारा टाइम बचे। चलो पहले पीसी का वर्किंग नोट देख लो, पीसी का वर्किंग नोट देख लो, ये देख लो बेटा वर्किंग नोट पीसी परचेज कंसीडरेशन। तो जो भी असेट्स की वैल्यू है सब ले ली। कौन सी वैल्यू ली है? ये बुक वैल्यूज। कौन सी वैल्यू ली है बेटा? बुक वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू दी नहीं है ना किसी की। हाँ मतलब उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये देख लो पहले, एक सेकेंड। अब गुडविल कितनी ली है? 50 और बिल्डिंग कितनी है? 1.5 और ये मशीन कितनी है? 160। तो ये वैल्यू को प्रेफरेंस देंगे। जिसकी मार्केट वैल्यू दी है उसकी मार्केट वैल्यू लेंगे, जिसकी प्रेफरेंस नहीं दी है मार्केट वैल्यू तो बुक वैल्यू लेंगे। तो गुडविल 50 लेंगे, बिल्डिंग 1.5 लाख लेंगे और मशीन 160। वैसे इसकी गुडविल कितनी थी? 25। और प्लांट कितना था? 1.5 था, इसको 160 लेना है। और बिल्डिंग कितनी थी? 1 लाख, इसे कितना लेना है? 150। और बाकी रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड बीसी लेना है। ठीक, पक्का? चलो वापस आते हैं इधर। देखो मैं इसलिए ऐसे करा रहा हूं ताकि अपना टाइम बच जाए। ये देखो, ये क्या ली अपन ने? फेयर वैल्यू। ये क्या ली? फेयर वैल्यू। ये क्या ली? फेयर वैल्यू। और इन्वेंट्री कितनी कम लेनी है? इन्वेंट्री कम लेनी है ना, इन्वेंट्री भी कम लेनी है। तो इन्वेंट्री टू बी टेकन 10% लेस वैल्यू। तो इन्वेंट्री किधर है? ये रही, इसमें से 10% माइनस करना है। और ट्रेड रिसीवेबल पे कितना बनाना है? 7%। 7.5 है, सॉरी 7.5 प्रोविजन बनाना है। चलो तो बेटा ये हो गया इन्वेंट्री और ये इसमें 7.5% कम कर दिया और इसमें कितना परसेंट कम करना था? 10%। कैश तो लेना ही है बुक वैल्यू पर, ये हो गया इतना। फिर ये दोनों कौन सी लायबिलिटी है? आउटसाइड लायबिलिटी। तो नेट असेट परचेज कंसीडरेशन कितना आ गया? 5.30 है ना। इसमें बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने के हैं, लेकिन उन्हें प्रीमियम कितना देना है? 1.10। तो ये कितना हो गया बेटा? 1,10,000। और बाकी 4.20 किसको देना है? तो ले देके टोटल पीसी कितना हो गया? तो ये पीसी बुक्स क्लोज करने के काम में ही आएगा और बुक्स को ओपन करने के काम में भी आएगा। किस काम में आएगा? ओपन और क्लोज। तो पहले ओपन कर ले बुक। चलो बेटा सबसे पहले झोला खरीदने की एंट्री होगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू। फिर ये सारी असेट्स को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे और सारी लायबिलिटीज को क्या कर देंगे? और प्रोविजन को भी क्रेडिट कर देंगे और बीपी को मार देंगे। और ये जो शेयर है ना, 5
30 का जो पीसी देना है, 1/10 के प्रेफरेंस शेयर दे देंगे और 4 लाख के इक्विटी शेयर, और बाकी किस में आ जाएगा, प्रीमियम में। देखो यहां पे पढ़ो फटाफट, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। हाँ, ये इक्विटी शेयर किस पे इश्यू कर रहे हैं, 5% प्रीमियम पर, तो 5% प्रीमियम पर है, तो हमने इक्विटी शेयर कितने के देने हैं, 4/20 के, तो 105% इंटू 100%, 4 लाख आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी, 4 लाख से। अब मुझे बताओ इस एंट्री में आपको ये क्लियर हो गया 1/10 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इनको हमारा शेयर प्रीमियम पे इशू नहीं कर रहे, उनको प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हैं, तो 1 लाख की जगह कितना कर रहे हैं, 1/10। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सी मेथड लग रही है, नेट पेमेंट तो सिर्फ इतने से पोर्शन पे लग रही थी, ओवरऑल देखें तो कौन सी लग रही है, नेट असेट मेथड। नेट पेमेंट इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि स्वैप रेशियो गिवन, स्वैप रेशियो क्यों गिवन नहीं है, क्योंकि यहां लिखा है इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बायो लिमिटेड विल बी इशूड नेसेसरी इक्विटी शेयर एट द रेट 5%। नेसेसरी, तो नेसेसरी मतलब स्वैप रेशियो मालूम नहीं है, इसलिए हमने ऐसा किया। देखो बेटा इतनी स्पीड मेरे को मेंटेन करनी पड़ेगी। अच्छा, बुक्स को क्लोज करना है, किसको क्लोज करना है, तो इसमें जर्नल एंट्री नहीं मांगी, क्या मांगा है, अकाउंट मांगे। तो देखो सारी एसेट्स को अपन इधर ले आए, है ना, और इधर आउटसाइड लायबिलिटी ये पीसी क्रेडिट कर दिया, और ये 10,000 क्यों आया, क्योंकि 1 लाख की जगह हमने प्रेफरेंस शेयर को कितने पे पे किया, तो वो जो इनको 10,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, वो इधर क्रेडिट हो गया, तो हमको एडजस्ट करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना फायदा हुआ, 50,000 का। चलो इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में क्या क्या क्रेडिट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व और 50,000 का वो, तो टोटल इन्हें कितना देना है, 4/20, और यहां से 4/20 के क्या आ गए, शेयर आ गए। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1 लाख और 10,000 का इन्हें फायदा जो दे रहे हैं एक्स्ट्रा, और 1/10 इनको दे देंगे। हरी लिमिटेड से कितने मांगेंगे, पहले 5/30, और इससे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर बन जाएंगे, तो ऐसे बुक्स क्लोज हो जाएंगे। और देखना है क्या क्वेश्चन, हाँ और देखना है क्या, कर मतलब अमालगमेशन में और कुछ देखना है क्या, हो जाएगा। चल देखो बेटा आप क्वेश्चन ट्राई करो, डाउट जाए व्हाट्सएप करके पूछ लो, बहुत बच्चे पूछते रेगुलर, कम से कम 5-7 बच्चों के कुछ ना कुछ मैसेज आ ही जाते हैं जो डाउट पूछते हैं। तो कुछ बच्चे जो अब डाउट पूछना बंद कर चुके हैं क्योंकि वो सारे डाउट अपने लगभग क्लियर कर चुके हैं, तो ये बात ध्यान में रखो। आपको ये क्वेश्चन आंसर तो ओपन है, अब मैं एक एक क्वेश्चन कराने बैठूंगा तो हम अपन उतना कवर नहीं कर पाएंगे। चलो बेटा अब हमारा आधा कोर्स हो गया रिवीजन में, बायबैक प्लस इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स हो गए, आईआर हो गया, ईसोप हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, और अमालगा अपॉन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टार्टिंग लिक्विडेशन। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहा हूं मैं, लिक्विडेशन स्टार्ट कर रहा हूं। क्या स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, लिक्विडेशन। पक्का, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, लिक्विडेशन। बेटा लिक्विडेशन मैं आपको पूरा हैंड टू हैंड मॉड्यूल से करा रहा हूं यार, मैं दे देता हूं इसके नोट्स तुम्हें, मेरे को थोड़ा सा मैं बीच में बना नहीं पाया, मेरे को जैनब ने भी बोला था कुछ कुछ तैयार है, मैं करता हूं। ठीक है मैं बोलता हूं बेटा। क्या लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज है ना,
ये भी खत्म हो जाएगा, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। सॉरी, कब तक सॉरी बोलोगे? अरे व्हाट इज दिस? रुक जाओ, अभी 1 घंटा है अपने पास, लगभग 1 घंटे से ज्यादा है थोड़ा टाइम, तो लिक्विडेशन भी हो जाएगा हमारा। तो कितने चैप्टर बचेंगे? 4। वैसे ये सही है, 2.5-3 घंटे का, 3 घंटे का सेशन सही है, ब्रेक भी मिल जाता है और अच्छे से भी हो जाता है। वो 5-6 घंटे का इकट्ठा सेशन है ना, वो इफेक्टिव नहीं होगा बेटा, बोरिंग हो जाएगा वो बाद में, तो फॉर्मेलिटी टाइप हो जाएगी। चलो सुन लो, मैं इसमें तुम्हें बता देता हूं बेटा, इसमें टोटल अपने को 4 चीजें पढ़नी लिक्विडेशन में। लिक्विडेशन में 4 चीजें पढ़नी है। कौन सी 4 चीजें? देख लो, 4 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने। एक पढ़ना है बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है। 2 टाइप के क्वेश्चन मतलब एक तो लिस्ट ए से लेकर लिस्ट जी तक, और एक है बेटा जिसमें लिस्ट एच भी बनानी पड़ती है, हुआ क्या, डेफिशिएंसी अकाउंट। फिर दूसरा जो टॉपिक है बेटा वो है ना लिक्विडेटर है ना, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ, है ना, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, मतलब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। फिर इसी के साथ इसी में एक रिसीवर वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, रिसीवर का अकाउंट बनाना, वही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और चौथा क्वेश्चन होता है बेटा बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। कौन सा होता है? बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। 2 हिडन प्रैक्टिकल टॉपिक होते हैं, एक लिस्ट सी होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वाला, और एक होता है बेटा ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। ये 2 टॉपिक होते हैं, और ये दोनों टॉपिक है ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे मेनली 4 क्वेश्चन करने होते हैं। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एक होता है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इसमें एक रिसीवर वाला भी पोर्शन होता है, और एक बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। और ये 2 हिडन टॉपिक होते हैं, ये पूरा लिक्विडेशन है। अब मैं आता हूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पूरा अपन ने पढ़ा है, ये स्टेटमेंट ऑफ पूरा चैप्टर पढ़ा है, बस इसको देख लो एक बार। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बेटा इसमें लिस्ट बनती है ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ए बोले तो अच्छी एसेट्स, ए बोले तो अच्छी एसेट मतलब, ई बोले तो अच्छी एसेट। अच्छी एसेट मतलब क्या? अच्छी एसेट क्या मतलब जो कहीं पर भी प्लेज नहीं है। बी बोले तो बुरी एसेट, बुरी एसेट एंड बुरी लाइबिलिटी। बुरी लाइबिलिटी मतलब क्या? जो हमारी एसेट्स को भी बुरा बना रही, मतलब प्लेज है एसेट्स। सी बोले तो सी क्या? सबसे पहले किसे सी करोगे? क्रेडिटर को, और जिसको पहले सी करोगे मतलब उसको प्रेफरेंशियल होंगे, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। डी बोले तो क्या? डिबेंचर, लेकिन कौन से डिबेंचर? फ्लोटिंग चार्ज वाले। ई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं ना, इसको क्या बोलोगे? इनसिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब पढ़ने में अन की जगह ई से चालू कर दो। एफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस पी से चालू होता है, प्रेफरेंस को एफ से चालू कर दो। जी, जी बेटा जी किसके पीछे लगाते हैं? मालिक के पीछे। तो जी कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये देखो है क्या सब? ये असेट्स और लायबिलिटी, असेट्स और, तो असेट्स और लायबिलिटी को अलग अलग लिस्ट में क्या कर दिया?
कैटेगराइज कर दिया, असेट लायबिलिटी को अलग अलग लिस्ट में कैटेगराइज कर दिया, लिस्ट ए बी सी डी ई एफ जी और एच। देखो क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है क्या, सुनो बेटा, ये कंपनी है, ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं ताकि वो किसको जानकारी दे सकें, लिक्विडेटर जो आउटसाइड से आए। बेटा देखो तुम्हारे घर में क्या पंचायत चल रही है, ये बाहर वाले लोगों को मालूम होगी या अंदर वाले लोगों को? तो कंपनी में क्या पंचायत चल रही है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मालूम होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना वो लिक्विडेटर को एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बुक वैल्यू पर बनता है या फेयर वैल्यूज पे बनता है? फेयर वैल्यूज पे बनता है। फेयर वैल्यू दिए तो फेयर वैल्यू को कंसीडर करेंगे, और इसमें कुछ नहीं है बेटा, असेट और लायबिलिटी को अलग तरीके से शो किया जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे कि हमें हमारी असेट से कितना रियलाइज हो रहा है और कितना हमें लायबिलिटीज को चुकाना है। तो मान लो असेट से रियलाइज हो रहा है 50 करोड़ और लायबिलिटी चुकानी है 40 करोड़ की, 10 करोड़ का क्या हो गया है, सरप्लस हो गया है। क्या हो गया है, सरप्लस। तो सरप्लस क्यों हुआ, क्यों हुआ सरप्लस, उसके लिए हमें एच लिस्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना पड़ता है। हुआ क्यों, मान लो हमारी असेट से रियलाइज हो रहा है 30 करोड़ और हमें लायबिलिटी चुकानी है 40 करोड़ की, तो कितने की डेफिशिएंसी, 10 करोड़ की। तो वो क्यों हुई, वो डेफिशिएंसी क्यों हुई, आखिर क्या रीजन है, वो हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में दिखाना होता है। तो ये लिस्ट के नाम देख लो एक बार, ए बी सी डी ई एफ जी, ये लिस्ट के नाम हो गए, पक्का। अब ये जो लिस्ट के नाम हो गए बेटा, तो ये थ्योरी, इतनी थ्योरी तो तुमने नहीं पढ़ना है, हम सीधे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पर आते हैं और इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, 13 कर लेते हैं, बच्चा बोल रहा है तो 13 देख लेते हैं एक बार। 13 इलस्ट्रेशन नंबर देखने में क्या दिक्कत है, चलो इलस्ट्रेशन 13 कर लेते हैं, तो इसमें तुम्हारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अरे 13 क्यों कर रहे हो यार, पंद्रह में वो भी बनाना पड़ेगा अपने को, ये ट्रायल बैलेंस भी बनाना पड़ेगा। वैसे मैं 15 और 14 करा चुका हूं, तो तुम एक काम कर सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो में ढूंढ के इन्हें स्पीड में सॉल्व कर सकते हो अगर करना हो तो। 14 कर लो अभी, 14 में तुम्हारा सब कवर हो जाएगा। चलो इधर देखो, पूरा लिख के सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ समझा रहा हूं। इलस्ट्रेशन 14 देखो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 14 कर लो बेटा। एक्स लिमिटेड वॉज ऑर्डर टू बी वाउंड अप ऑन 31 मार्च 2002, ऑन विच डेट फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बैलेंस इट्स बुक। बेटा गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, पिक्चर्स, स्टॉक, डेटर, कैश, ये सब असेट्स हैं। इधर देख लो बेटा, इधर कुछ मत करो, इधर देख लो, क्या इससे कुछ रियलाइज होगा? नहीं, कुछ रियलाइज नहीं होगा। ये हमारी शेयर कैपिटल, डिबेंचर, इंटरेस्ट पेबल ऑन दीज डिबेंचर, बैंक ओडी सिक्योर्ड बाय हाइपोथिफिकेशन ऑफ स्टॉक, क्रेडिटर, ये हमारी लाइबिलिटीज होगी। ये बुक वैल्यू है अभी। द अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी रियलाइज, गुडविल पे कितना मिलेगा? 1000, बिल्डिंग पे 3 लाख, प्लांट पे 5, पिक्चर पे 10, स्टॉक पे 31 और डेटर पे 20,000। क्रेडिटर इंक्लूडेड 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस ऑफ 50 men, 100 per month for 4 months immediately before the date of binding up। ये हो गया लिस्ट सी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? लिस्ट सी में क्या आते हैं? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आ जाते हैं। फिर 9,000 being the salary of 5 employee at 300 per month for every 6 month। तो अपने को कितने मंथ का लेना होता है बेटा? 4 महीने का। रेंट फॉर गोडाउन, रेंट फॉर गोडाउन, क्या रेंट फॉर गोडाउन प्रेफरेंशियल पेमेंट होता है? नहीं होता। नहीं, वो एक बंदे का 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स डिडक्टेड आउट ऑफ सैलरी कितना है बेटा? 1000। और डायरेक्टर फीस कितना है? 500। तो क्या डायरेक्टर फीस प्रेफरेंशियल पेमेंट होती है क्या? नहीं। ये 3 साल एगो
डेबिट बैलेंस कितना था? 77,925। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन हमारा लिस्ट एच से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? लिस्ट एच। इतना अभी तुम नहीं भी ध्यान दोगे ना क्वेश्चन में तो चलेगा। और in addition it is estimated the company would have to pay 5,000 as compensation to an employee for injury suffered by him which was contingent liability not accepted by the company। तो ये भी क्या हो गया बेटा? प्रेफरेंशियल पेमेंट हो गया। अब एक काम करो, ये मैं इसको ऑरेंज कलर में डाल देता हूं, इसको अभी आपको देखना भी नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो आपको घबराना नहीं है, ये अभी आपको देखना भी नहीं, ये हम तब देखेंगे जब हम लिस्ट एच बनाएंगे। अभी हम लिस्ट ए से बी तक बनाते हैं, वो ए से लेकर जी तक। कौन सी लिस्ट बनाते हैं? ए से लेकर जी तक। कैलकुलेटर उठा लो फटाफट। पहले तो मुझे बोलो इनमें बुरी असेट्स कौन सी है? स्टॉक है, स्टॉक है बुरी असेट। क्यों है स्टॉक बुरी असेट? अरे जिसकी वैल्यू कम नहीं हो, जो किसी सिक्योरिटी या हाइपोथिकेशन में, वो है बुरी एसेट। तो स्टॉक बुरी एसेट है, बाकी सब क्या है? अच्छी एसेट। लेकिन अच्छी एसेट की बुक वैल्यू लेते हैं या मार्केट वैल्यू लेते हैं? चलो, गुडविल का 1 लाख लोगे या 1,000? लिखो कैलकुलेटर पे 1,000। बिल्डिंग का 3 लाख लिखो, प्लांट का 5-25 लिखो, पिक्चर्स का 10 लिखो। स्टॉक का नहीं लेना। स्टॉक क्यों नहीं लेंगे? हाँ, और डेटर का 20,000 ले लो, और कैश का 500 ले लो। कैश का 500 ले लो, कितना आ गया? 8। कितना आ गया? ये असेट आ गई आपकी अच्छी असेट। ये रहा फॉर्मेट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इन लिक्विडेशन, ये एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, ये लिस्ट ए असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। स्पेसिफिकली प्लेज नहीं है इसलिए हम इसे अच्छी असेट बोल रहे हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन करा रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का, सिर्फ एक क्वेश्चन, बाकी आपको ट्राई करने पड़ेंगे। ये कर लोगे ना तो इसके ऊपर वाले तो हो जाएंगे, बस नीचे वाला थोड़ा तकलीफ देगा तो वो पूछ लेना। तो ये आ गया अच्छी असेट्स। अब कौन सी असेट्स है? बुरी असेट। लिस्ट ए में अच्छी असेट, अब कौन सा? बुरी असेट और बुरी लायबिलिटी। ये कितने की? 38। लेकिन इससे मिल कितना रहा? 31। 31 में से कितना चुका देंगे? 25। तो बचेगा कितना? 6। तो बुरी असेट असेट स्पेसिफिकली प्लेज एज पर लिस्ट बी, इसमें 4 कॉलम बनते हैं। पैटर्न सेम में सेम रहेगा। मिल कितना रहा इससे? 31। देना कितना है? तो सरप्लस कितना हो गया? पहले कितना था? 856,500 और 6 और जोड़ दिया, तो हमारे पास टोटल असेट्स कितनी है? 862,500। 862,500। चलो, लिस्ट ए हो गई, लिस्ट बी हो गई। अब आते हैं लिस्ट सी। क्या थी लिस्ट सी? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अब इसको देखना नहीं है ना, सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो पहले देखो क्रेडिटर कितने? 36। तो ये पूरे प्रेफरेंशियल हैं क्या? नहीं, पूरे प्रेफरेंशियल नहीं है। इसमें कितने प्रेफरेंशियल हैं तो देखो। अब सुनो, वापस देखो इधर, ये वाला जो पैरा है ये हमने यूज कर लिया अभी। अब हमें इस पे ध्यान देना, लिस्ट सी के लिए। तो क्रेडिटर इंक्लूडेड 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस, 15 में 100 पर मंथ फॉर 4 मंथ। तो देखो 15 इंटू 100 इंटू 4 कितना हुआ? 6,000। तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हुआ। 9,000 बीइंग द सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉय, 300 पर मंथ। कितने मंथ का? 6 मंथ का। लेकिन हमें 6 मंथ का लेना होता है या 4 मंथ का? तो कितने एम्प्लॉय हैं? 5। पर मंथ कितना है? हमें कितना लेना है? 4 महीने का। 15 इंटू 300, 1500 और 4 6,000। फिर से 6,000। तो 6,000 में से 3 में से 9 में से 6 गए, तो 3 किधर जाएंगे? वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं रहेंगे। इतना हो गया। रेंट फॉर गो डाउन, क्या ये प्रेफरेंशियल पेमेंट होता है?
इनकम टैक्स प्रेफरेंशियल पेमेंट होता है, सरकारी ड्यू है, तो ये कितना हो गया 1000, कितना हो गया 1000। और डायरेक्टर फीस प्रेफरेंशियल पेमेंट होता है क्या, नहीं होता। और नीचे कॉम्पनसेशन है, वो भी क्या होगा, प्रेफरेंशियल पेमेंट होगा। तो बोलो प्रेफरेंशियल पेमेंट, प्रेफरेंशियल पेमेंट कितनी होगी 18 होगी बेटा, कितनी होगी 18। अब बताओ टोटल हमारे पास असेट्स कितनी थी, टोटल असेट्स कितनी थी 887,500, 887,500 में से, सॉरी इधर देख लो तुम, हमारे पास कितनी असेट थी 862,500, इसमें से 18 गए लिस्ट सी के, तो कितने बचे 844,500 बचे। अब कौन सी लिस्ट पे आएंगे, डी बोले तो डिबेंचर, और डिबेंचर को क्या क्या देना है इधर देखो, अब डिबेंचर को 1,64,00,000 देना है, देना इंटरेस्ट भी देना है ना उनका, तो उनको 1,64,00,000 दे दो, तो कितने बचेंगे। अब कौन सी लिस्ट आएगी, ई आएगी, ई आएगी। अच्छा एक सेकेंड रुको, ई ये कितने 13,000 रिकॉर्डेड लाइबिलिटी में से किस में कन्वर्ट हो गए, प्रेफरेंशियल में, तो इसमें से 13 माइनस कर दूंगा, 13 माइनस कर दूं, है ना, तो 23 क्या होंगे, 23 नहीं बेटा 23 ही है, वो 3 तो वही है ना, उसी के पार्ट थे ना। सिर्फ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितनी थी, ये नीचे वाली 5,000 थी, और बाकी सब क्या थी, रिकॉर्डेड थी ना, तो अपन ने 6 और 1 13 को हटाया, तो बाकी सब क्या थे अनसिक्योर्ड, वो उसी के अंदर शामिल है, तो ये होगी अनसिक्योर्ड लिस्ट ई, ये भी माइनस कर दिया। अब कौन आएगा लिस्ट एफ, क्वेश्चन में है क्या लिस्ट एफ, है क्या लिस्ट एफ, नहीं है। अब कौन आएगा लिस्ट जी, जी में कौन आता है मालिक, मालिक मतलब जी मालिक, इक्विटी शेयर कितने 10 लाख। अब हमारे पास पैसा कितना बचा है, कितना बचा है 657,500, और देना कितना है, तो इतनी हमें क्या होगी, तो ये डिफेंसी हुई क्यों, हुआ क्यों, हुआ क्यों, उसके लिए क्या बनाते हैं लिस्ट, और लिस्ट एच में कितने आइटम्स होते हैं 10, 10 में से जो शुरू के 6 आइटम होते हैं वो चीजें जो डेफिशिएंसी को बढ़ाती है, डेफिशिएंसी को क्या बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, डेफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, ठीक है, डेफिशिएंसी को क्या करती है इंक्रीज। और नीचे जो, अच्छा इन्होंने कितने आइटम दिए, सिर्फ 6, टोटल कितने होते हैं इसमें, तो 6 आइटम वो होते हैं जो डेफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, और 4 आइटम वो होते हैं जो डेफिशिएंसी को, इसमें है ही नहीं वो 4 आइटम, इसलिए इन्होंने दिए ही नहीं। अब मैं डेफिशिएंसी अकाउंट भी बता देता हूं बेटा, डेफिशिएंसी अकाउंट जनरली वहां से चालू होता है जहां से लिक्विडेटर बोले, लेकिन मिनिमम कितने साल का डेटा होना चाहिए, 3 साल का, कितने साल का 3 साल का डेटा होना चाहिए, कितने साल का डेटा होना चाहिए, हाँ डेफिशिएंसी में मिनिमम 3 साल का, मतलब जो डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हैं ना उसमें मिनिमम कितने साल का डेटा होना चाहिए, 3 साल का। तो अब ये डेटा हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, ये डेटा यूज करेंगे। तो देख लो ये डेटा जो यूज करना है ना अपने को, डेफिशिएंसी में हमें कारण बताना है कि हमें लॉस क्यों हुआ, तो हम 3 साल पहले लॉस को ढूंढने जाएंगे। तो 3 साल बोलो डेबिट बैलेंस कितना था पीएनएल में, 77,925, 77,925, ये 3 साल पहले था। और अभी पीएनएल कितना शो कर रहा है डेबिट बैलेंस, तो 3 साल पहले कितना था, तो इन 3 सालों में कितना हुआ, माइनस करो ना, व्हाट इज द,
6057 ये 3 साल में हुआ और 3 साल पहले कितना था 77,925। तो इसको बस हमें क्या करना है, ऐसे शो ऑफ करना है बस। तो देखो एक्सेस ऑफ कैपिटल लायबिलिटी ओवर असेट 3 ईयर एगो, कितना लॉस लेके घूम रहे थे हम, मतलब कैपिटल और लायबिलिटी असेट से कितना ज्यादा थी, ओवर असेट्स। एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी ओवर मतलब असेट्स की वैल्यू कम थी और लायबिलिटी तो 77,925। नेट डिविडेंड और बोनस डिक्लेयर ड्यूरिंग द पीरियड, पीरियड मतलब 3 साल। तो देखो 3 साल में कोई यहां पे डिविडेंड और बोनस दिया है क्या, नहीं दिया ना, इधर कहीं डिविडेंड बोनस नहीं है ना। अच्छा, तो डिविडेंड बोनस नहीं है तो वो 0। और नेट ट्रेडिंग लॉसेस, इन 3 सालों में कितना लॉस हुआ है 60,575। लॉसेस अदर देन ट्रेडिंग लॉस मतलब कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है क्या, नहीं हुआ है। और नंबर 5 एस्टिमेटेड लॉसेस नाउ रिटर्न ऑफ। तो अब जो वैल्यू गिरी है वो अभी रिटर्न ऑफ किया ना, जो वैल्यू गिरी है, देखो जो वैल्यू गिरी है, कितनी वैल्यू गिरी है मैं बता देता हूं, बोलो। पहले गुडविल कितनी थी आपकी, अभी इसको कितना कंसीडर कर रहे हैं, तो कितनी वैल्यू गिर गई, तो ये अभी गिरी ना। तो जिन की वैल्यू अभी गिरी है वो इस पॉइंट में आ जाएंगे। देखो बैड डेट कितने रिकॉग्नाइज किए, गुडविल पे कितना लॉस हुआ, बिल्डिंग पे कितना हुआ, प्लांट पे कितना, फिक्चर पे कितना, स्टॉक पे कितना, और कॉम्पनसेशन अभी कितना रिकॉर्ड किया। तो अभी मिला के कितने लॉस हो गए। और अदर आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी कितना है, निल है। तो डेफिशिएंसी कितनी आ रही है 342,500, 342,500। अच्छा ये क्या है सर, तो जो वो ट्रेडिंग लॉस दिखा रहे हैं ना अपन 60,575 का, उसमें ये कुछ अलग अलग आइटम दिखाने हैं और जो बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर में दिखाना है। तो ये कहानी है, ये था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। मुझे मालूम है जिनने नहीं पढ़ा है उनको इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि लिस्ट याद रखना और ये सब, तो आई एम सजेस्टिंग यू एक बार स्पीड में देख लो 2x में, जिन्होंने नहीं पढ़ा लिक्विडेशन, और जिन्होंने पढ़ा है उनको तो आ रहा होगा। पढ़ा है आप लोगों ने लिक्विडेशन, अफेयर पढ़ा था, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आ रहा है ना, ठीक है चलो। तो इतना क्लियर हुआ। अब अपने को क्या पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हो गया, लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट आपने पढ़ा है सबने, हाँ। तो मेरी बात मानो, तो अभी है टाइम आपके पास, आप उसको रिकवर करो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। आज मैं इसको यही वाइंड अप कर देता हूं फिर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ भी बोलूंगा तो सेंस रहेगा नहीं, और जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देखेंगे वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो या तो अपन थोड़ा सा इसके लिए रुक जाते हैं, है ना, और करते हैं, फिर करेंगे, चिंता नहीं, करवाऊंगा, कवर कराऊंगा, मना नहीं कर रहा हूं, आगे पीछे करके कवर करा दूंगा, ठीक है। कितना टाइम हो गया वैसे अभी, 7:20 हो गया, हाँ। बैंकिंग एनबीएफसी कर ले, चलो एक काम करते हैं, अभी लिक्विडेशन में सिर्फ हमने क्या किया है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किया, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किया है। अभी मैं यहां पर इसको रुकवा रहा हूं, हम इसको वापस उठाएंगे लिक्विडेशन को। 7:21 तो हो ही गया है बेटा, या तो फिर जब भी क्लास रखेंगे तब फ्रेश उससे उठा लेंगे बैंकिंग एनबीएफसी को।